हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड के एक नया अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। ये कहने के बाद आकाश ने अयान और अलीशा के हाथ पकड़ लिए और उन्हें कसकर जकड़ लिया और जाने के लिए मुड़ा। वे दोनों लगभग 2 घंटे तक दरवाजे पर इंतजार करते रहे। जब अयान ने सोचा कि अध्ययन कक्ष खाली हो सकता है, तो उसने अंदर से खांसी की आवाज सुनी। अंदर आएं, एक मजबूत लेकिन कुछ हद तक थकी हुई आवाज गूंजी। अयान और अलीशा ने दरवाजा खोलने से पहले एक दूसरे को देखा। दर्श पूरे नागकुल कबीले का वर्तमान कुलपति था और नागकुल कबीले का नंबर 2 व्यक्ति भी था। नागकुल कबीले में नंबर 1 व्यक्ति कबीले का मुखिया नहीं था, बल्कि दर्श के पिता अलीशा के जैविक दादा थे। मैंने सुना है कि नागराज दादाजी एक समय सेना में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे और वे धीरज सम्राट के दाहिने हाथ में से एक थे। जब धीरज सम्राट ने धीरज साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो नागराज दादाजी ने बहुत योगदान दिया। बाद में उन्हें सम्राट हाउतन द्वारा वीरगढ़ भेजा गया और वह हमेशा उनके विश्वसनीय सहयोगियों में से एक रहे। हालांकि ओल्ड मास्टर नागराज राजनीतिक क्षेत्र की कठिनाइयों और खतरों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पारिवारिक व्यवसाय चलाने के लिए अमरावती लौट आए। इसके बाद उन्होंने पूरा परिवार अपने बेटे दर्श को सौंप दिया। दर्श को बचपन से ही ओल्ड मास्टर नागराज द्वारा कठोर अनुशासन में रखा गया था और उसका स्वभाव भी वैसा ही उग्र था। इस समय दर्श डेस्क के पीछे बैठा था और धीरे धीरे अपनी कनपटियां रगड़ रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अयान और अन्य दो को देखा। उसकी नज़र अयान पर पड़ी, अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि उन्होंने अयान और अन्य दो को बैठने के लिए नहीं कहा। दर्श ने राहत की लंबी सांस ली और अयान से कहा, मैं तुम्हारी पहचान पहले से ही अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने भी दर्श और रोहित से तुम्हारे बारे में जाना। ये सुनकर अयान चौंक गया। अलीशा का प्रेमी होने का नाटक करने का मामला आज दोपहर को अचानक सामने आया। ये कहा जा सकता है कि अभी आधा दिन भी नहीं बीता है। और रोहित यंत्र नगरी शहर का गैरीसन जनरल था, दर्श अमरपुर फ्रंटियर डिफेंस सिटी का गैरीसन जनरल था। इतने कम समय में न केवल दर्श को पता चल गया कि उन दोनों ने उसके साथ बातचीत की थी, बल्कि उसने उनसे अपने बारे में भी पता लगा लिया। इससे ये देखा जा सकता था कि नागकुल वंश की ऊर्जा कितनी विस्मयकारी थी। दर्श ने मेज पर हाथ रखकर गंभीरता से अयान की ओर देखा। उन दोनों की आपके बारे में बहुत अच्छी राय है, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अन्यथा आपकी स्थिति के कारण आप अपने जीवन काल में मेरे जैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाएंगे। क्या तुम समझ रहे हो? समझा। अयान को इस बात की परवाह नहीं थी कि दर्श कितना घमंडी था। वास्तव में उसमें अहंकार करने की क्षमता थी। पिताजी, मैं, अलीशा ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिंतित होकर कहा। दर्श ने हाथ हिलाकर कहा, छोटे अली, बाहर जाओ। मैं अयान से बात करूंगा। लेकिन अलीशा ने अपने होंठ काटे। चले जाओ। दर्श के स्वर में क्रोध नहीं था, बल्कि एक निर्विवाद भव्यता थी। अलीशा ने अयान को देखा और लाल आंखों से कमरे से बाहर चली गई। ये कहना, जब अलीशा बाहर चली गई, तो दर्श के पिछले पैर ने कहा, अली को छोड़ने में कितना खर्च आएगा? अगर आप कीमत पूछें तो मैं दे सकता हूं। अयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसने लगा, क्या यह इतना घिसा-पिटा है? क्या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं, क्या दूसरों को सीधे बोली लगाने के लिए राजी करना आपके महान कुलीन परिवार का काम है? ऐसा लगता था कि दुनिया के अमीर लोगों के पास हर तरह के शौक होते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी के बेकार प्रेमी को मनाने की कोशिश की, तो वे सभी आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे लहजे में बात करते थे। क्या मुझे कुछ और कुत्ते का खून मिल सकता है? दर्श को गुस्सा नहीं आया और उसने कहा, यह सामान्य बात है। धन मेरा सबसे बड़ा लाभ है। क्या आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने लाभ का उपयोग करना मेरे लिए अनुचित है? मुझे पता है कि आपके मार्शल कलाकार पैसे को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हमारा नागकुल कबीला भी आत्मा जड़ी बूटियों, औषधीय गोलियों और यहाँ तक कि मार्शल तकनीकों के व्यापार में शामिल है। मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूँ। चलो खुलकर बात करते हैं। यदि आपके पास कोई विचार है तो कह दीजिए। मेरी पहचान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताएं, मैं आपको क्यों चुनूं, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कोई हैसियत या पृष्ठभूमि नहीं है, और एक ऐसे दामाद को क्यों छोड़ दूं जिसके पास लगभग सब कुछ है? ठीक है। अयान ने सिर हिलाया और कहा, एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते मुझे आपके परिवार के आंतरिक मामलों की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आपने मुझे खुलकर बोलने दिया है, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। मुझे लगता है कि एक पिता के रूप में आपको परिवार बढ़ाने से कहीं अधिक अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। दर्श अपनी सीट पर पीछे झुक गया और बोला, एक और कारण से ये कथन विश्वसनीय नहीं है। अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या धन का अंतिम लक्ष्य उसे और उसके परिवार को बेहतर जीवन देना नहीं है?
नागकुल वंश ने पहले ही इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अभी भी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों के विवाह को बेचने के छोटे से दायरे में हैं? दर्श ने हंसते हुए कहा, यह बात विश्वास दिलाने वाली नहीं है। आइए इसका कारण बदलें। कैसा निर्दयी चरित्र है। ये वास्तव में बड़ा शॉट था। वह आपको किसी भी प्रकार से मना नहीं करता या धमकाता नहीं है। वह आपके सवालों का जवाब भी नहीं देता। इस तरह की बातचीत सबसे डरावनी होती है। बिना किसी कारण के वह आपको अधिकाधिक अवाक, अधिकाधिक दोषी बना सकता है। अंत में आपकी हार ही होगी। यदि आप इस तरह के व्यक्ति को मनाना चाहते हैं तो आप ऐसा 10,000 कारणों से नहीं कर सकते। आपको उसे प्रभावित करने के लिए असली चिप्स का उपयोग करना होगा। अयान ने एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराया। उसने सहजता से एक कुर्सी खींची और दर्श के सामने बैठ गया। दर्श ने अयान की अशिष्ट हरकतों को देखा लेकिन कुछ और नहीं कहा। चूंकि आप एक व्यवसायी हैं तो चलिए हितों के दृष्टिकोण से बात करते हैं। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चुनना एक निवेश है। सच बताऊं तो अयान के दिल में भी ढोल बज रहे थे, लेकिन उसने जोर देकर नहीं दिखाया। दर्श के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। आगे बढ़ो। अयान ने सिर हिलाया और कहा, एक व्यापारिक परिवार कितना बड़ा होता है। दुनिया में नंबर 1, भले ही नागकुल वंश स्वर्ग के नीचे नंबर 1 कबीला बन जाए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक अर्धसंत विशेषज्ञ नागकुल वंश को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प है, तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? हाँ, जारी रखें। दर्श ने कोई टिप्पणी नहीं की। अयान ने कहा, आपने व्यवसाय में बहुत निवेश किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप मार्शल आर्ट की दुनिया में भी कुछ पैसा लगाएं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सैन्य शक्ति सर्वोच्च है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप एक शक्तिशाली मार्शल दुश्मन को नहीं मार पाएंगे। यदि आप मुझे चुनते हैं तो यह मार्शल आर्ट में एक निवेश होगा। मैंने जो कहा उसे सिद्ध करने के लिए मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से भविष्य में मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति बनूंगा। इतना विश्वास। अंततः दर्श हंस पड़ा। अयान ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, आप इतने आश्वस्त हैं। मुझे लगता है। अयान ने एक क्षण सोचा और कहा, आप आज रात मुझे देखने के लिए इसलिए इच्छुक हैं क्योंकि आपने मार्शल आर्ट में मेरी प्रतिभा पर विचार किया है ना? जैसे ही उसने यह बात कही, अयान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से धीरे धीरे एक वज्र गुब्बार उठा। बिजली का गोला आश्चर्यजनक शक्ति से भरा हुआ कड़क उठा। अपनी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के लिए अयान ने फिर से मुड़कर सफेद ज्वाला बिजली की शक्ति जारी की। बिजली का गोला तुरंत ही सफेद बिजली के गोले में बदल गया और गोले की सतह भी सफेद लपटों से घिर गई। मैंने आपकी प्रतिभा के बारे में पहले ही सुना है। दर्श ने संतोष में सिर हिलाया। वास्तव में दुनिया में बिजली के मध्याह्न रेखाएं दुर्लभ हैं, विशेष रूप से स्वर्गीय ग्रेड बिजली मध्याह्न रेखाएं। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती है। मैं ये कैसे गारंटी दे सकता हूं कि अपनी बेटी की सगाई तुम्हारे साथ करने के कुछ साल बाद किसी विशेषज्ञ द्वारा तुम्हारी हत्या नहीं कर दी जाएगी, जिससे मुझे अपने जीवन के कुछ साल व्यर्थ में बर्बाद करने पड़ेंगे? अयान ने पूछा, क्या इस दुनिया में कोई जोखिम मुक्त निवेश है? यदि मैं सचमुच युद्ध में मर भी जाऊं तो भी आपने अपनी बेटी की जवानी के कुछ ही वर्ष खोए हैं। एली अभी भी जवान है। मुझे लगता है कि इस तरह का जोखिम उठाना उचित है। जनरल रोहित, जनरल दर्श और मैंने पहले ही आपके सामने अपना साहस साबित कर दिया है। और अब 12 संयुक्त परीक्षाएं हैं। मैं अपने कार्यों से अपनी ताकत साबित करूंगा। दर्श ने हंसते हुए कहा, मैंने कई युवा लोगों को देखा है, लेकिन मेरे सामने वे सभी मेरे ही नेतृत्व का अनुसरण करते हैं या सतर्क रहते हैं। तुम बुरे नहीं हो। यद्यपि आप में आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन कम से कम आप भयभीत नहीं हैं। मैं कल जा रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों से लिटिल एली की अच्छी देखभाल करें। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत नहीं हूं और आपने जो कहा वह शेखी बघारना नहीं है। ठीक है, चलो बाहर चलें। अयान खड़ा हुआ और दर्श को प्रणाम किया। मुझे उम्मीद है कि इस जूनियर ने अभी जो कहा उससे तुम पर कोई असर नहीं पड़ा होगा। अलविदा। अयान ने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर अलीशा की आंखें लाल थीं। जाहिर है, वह चुपचाप रो रही थी। जब उसने अयान को बाहर आते देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और घबरा कर बोली, कैसा है? क्या मेरे पिता ने आपके लिए चीजें कठिन बना दी थीं? अयान ने चिंतित होने का नाटक किया और आह भरते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। ये 2 शब्द सुनकर अलीशा स्तब्ध रह गई, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। मुझे डर है। अयान को उन्हें पलटकर हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि आपके पिता सहमत हो गए हैं। आपको दूसरे प्रांतों के अमीर बच्चों से शादी करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अलीशा काफी देर तक स्तब्ध रही, फिर उसने अंततः कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अयान की कमर पर जोर से चुटकी काटी। अयान दर्द से मुस्कुराया, आराम से, आराम से। यह मत भूलिए कि आप तीसरे स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कल्टीवेटर हैं। अरे यार, मेरे लिए मांस काट दो। अलीशा फूट फूट कर रोने लगी और हंसने लगी। उसने अयान की छाती पर गुलाबी मुक्का मारा, मैंने तुम्हें लगभग डराकर मार डाला था।
अयान ने दर्द से उसके चेहरे पर आए आंसू पोंछे और कहा, चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हारी रक्षा करूंगा। अलीशा ने अयान को घूर कर देखा। अचानक उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। अयान बोलने ही वाला था कि अचानक उसके स्टोरेज रिंग से हलचल की आवाज आई। हॉकाई, क्या बात? अलीशा ने जब देखा कि अयान के चेहरे का हाव भाव गलत था तो उसने जल्दी से पूछा, आप स्वयं ही संप्रदाय में वापस जा सकते हैं, मैं जल्दी में हूं और मुझे जाना है। अयान ने समझाया और जल्दी से भाग गया। ओह, अलीशा ने भौहें सिकोड़ी, उसकी नाक थोड़ी नाखुश थी। आकाश में अयान गौतम अपने युआन क्यूई पंख फैलाकर दक्षिण पूर्व की ओर उड़ रहा था। रात में उसने अपनी ईगल आई निकाल ली। ईगल आई से एक तीखी आवाज आए और फिर उसने किसी को फुसफुसाते हुए सुना। इस बार ऑपरेशन बहुत सफल नहीं रहा। सूर्य चंद्र संप्रदाय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए आगे बढ़ना मुश्किल है। एकमात्र मौका अयान है, जो सन पैलेस में अकेला रहता है। लेकिन कल रात वह असफल हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सतर्क होगा। एक और अपरिचित आवाज सुनाई दी। अच्छा, अन्य हत्याएं भी विफल रहीं। एक महिला अचानक प्रकट हुई और हमारे कई विशेषज्ञों को घायल भी कर दिया। ये सही है, ये वे हैं। अयान का दिल धड़क उठा। ये तो वे रहस्यमय लोग थे जो बोल रहे थे। जिस महिला के बारे में वे बात कर रहे थे वह ऋतिका ही होनी चाहिए। हॉकाई सिग्नल से पता चलता है कि बातचीत का स्थान वनराजी शहर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र होना चाहिए। वह लाल रेखा से चिन्हित दूसरा स्थान था। अयान बहुत जल्दी ही करीब आ गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसके बजाय वह 5 मील दूर एक पहाड़ पर उतरा। वह पहाड़ पर लेट गया और यहां से ऊपर की ओर देखने लगा। वह केवल जंगल का साफ सुथरा भाग ही देख सकता था। वहां हल्की आग की लपटें दिखीं, लेकिन वह इतनी दूर थी कि वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकी। अयान ने अपनी बिजली जैसी दृष्टि का उपयोग किया और दोनों हाथों से अपनी आंखें पोंछीं। उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी। इस बिजली जैसी चमक ने दूर से धुंधली दृष्टि को तुरंत साफ कर दिया। कैंप फायर के पास लोगों का एक पूरा घेरा था। वे लोग ढीले सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके पूरे शरीर ढके हुए थे। वे अपनी त्वचा भी नहीं देख सकते थे और उनके चेहरे सफेद घूंघट से ढके हुए थे। अयान ने दूर से देखने के लिए अपनी लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आंखों का इस्तेमाल किया और दुश्मन की गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से नजर रखने के लिए अपनी ईगल आंखों का इस्तेमाल किया। हालांकि उन सफेद वस्त्रधारी लोगों के सफेद वस्त्र बहुत अजीब थे। जब उन्होंने अपनी बिजली जैसी आंखों से उनकी ओर देखा तो वे केवल एक धुंधली चमक थी। ऐसा होना चाहिए कि सफेद वस्त्रों का कार्य स्वयं उनकी युआन क्यूई को छुपाना था। वे अपने युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को भी छिपाने में सक्षम थे, इसलिए उनके क्षेत्र ज्यामिति का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। इसी समय 5 और लोग आसमान से गिरे। इन 5 लोगों ने काले वस्त्र पहने हुए थे और वे सभी कैंप फायर के किनारे खड़े थे। जहां तक सफेद वस्त्र पहने लोगों का सवाल है, वे दूर खड़े थे और स्पष्टतः उनके बीच में 5 काले वस्त्र पहने लोग थे। कैसा है? अयान से निपटना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। मैंने उसकी गहरी नींद का फायदा उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन उसने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। अयान ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप सुनता रहा, लेकिन केवल ईगल आई से आ रही आवाज से यह पता नहीं चल सका कि कौन बोल रहा है। इसके तुरंत बाद एक और आवाज आई। ऐसा लगता है कि लीग खिलाड़ियों की हत्या की योजना केवल इतनी ही दूर तक जा सकती है। आगे यह आप 5 के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। इस बार चाहे कुछ भी हो, हमें संयुक्त परीक्षा में 12 संप्रदायों के सभी विशेषज्ञों को हराना होगा। हम सभी प्रथम श्रेणी संप्रदायों को एकीकृत करना चाहते हैं। हम अब और देरी नहीं कर सकते। सूर्य चंद्र संप्रदाय को तोड़ना बहुत कठिन है। वे मर जाने पर भी हमारे सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देते हैं। आइए इस बार उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाएं। ये सही है, ड्रैगन महाद्वीप के 12 संप्रदायों के सबसे शक्तिशाली शिष्यों को दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के सामने परास्त करने से सूर्य चंद्र संप्रदाय का मान कम हो जाएगा। वे 5 लीग खिलाड़ी हैं। अयान हैरान रह गया। वे 5 टूर्नामेंट में ड्रैगन महाद्वीप के सभी विशेषज्ञों को हराना चाहते थे। इसका मतलब यह था कि वे 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में भाग ले रहे थे और वे अन्य महाद्वीपों से भी आए हुए लोग थे। जाहिर है, वे सफेद वस्त्रधारी लोग कुछ उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार होंगे। उनका मिशन 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा के संभावित प्रतियोगियों की हत्या करना था और साथ ही 5 काले वस्त्रधारी लोगों की रक्षा करना था। काले वस्त्रधारी 5 लोगों का राज्य सफेद वस्त्रधारी लोगों जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन उनकी स्थिति सफेद वस्त्रधारी लोगों से ऊंची थी। क्योंकि काले वस्त्रधारी लोग ही केवल 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में भाग लेने के योग्य थे। लेकिन वे कौन थे? वह कैसे चुपके से अंदर आया? तुम्हारा स्वर इतना अहंकारी क्यों है? हे, उनमें से एक ने व्यंग्य किया, हमारे रंगीन चंद्रमा संप्रदाय और काला बादल संप्रदाय का उदय पहले से ही एक तथ्य है। हमें कोई नहीं रोक सकता। ये पहला कदम सूर्य चंद्र संप्रदाय का उपयोग करना है।
दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों को ये देखना चाहिए कि उनका प्राकृतिक सूर्य चंद्र संप्रदाय हमसे कितना दूर है। उस समय मार्शल आर्ट की दुनिया में सूर्य चंद्र संप्रदाय की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। अनगिनत मार्शल आर्ट प्रतिभाएं ड्रैगन महाद्वीप से बाहर आएंगी और हमारे स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय में शामिल होंगी। एक प्रथम श्रेणी संप्रदाय, ये निश्चित रूप से हमारे स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का लक्ष्य नहीं है। हमें सबसे मजबूत संप्रदाय बनना होगा। स्वर्ग, रहस्यमय, संप्रदाय, ये 3 शब्द सुनकर अयान की आंखों से लगभग आग निकल पड़ी। इन 3 शब्दों ने अयान के दिल में एक अविस्मरणीय दर्द छोड़ दिया। यहाँ पर कोई है। अचानक चील की आंखों से एक आवाज आई। जब अयान ने रंगीन चंद्रमा संप्रदाय ये 3 शब्द सुने तो उसकी भावनाएं बहुत अधिक बदल गईं। वह इसे एक बार में दबाने में असमर्थ था, लेकिन 5 मील दूर बैठे विशेषज्ञों ने उसे महसूस कर लिया। चले जाओ। एक जोरदार चीख के बाद अचानक जंगल के बीच से एक तेज तलवार जैसी रोशनी निकली। तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई पलक झपकते ही अयान के सामने आ पहुंची। यह इतना तेज था कि जब अयान ने इसे महसूस किया तो तलवार की रोशनी लगभग अयान की नाक की नोक पर जा लगी। अयान ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसे चकमा दिया। उसने देखा कि जंगल का मैदान खाली था। अरे, वे आ रहे हैं। अयान ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। आसमान में एक सफेद वस्त्र पहने छाया पहले से ही तैर रही थी। इन लोगों की सतर्कता बहुत अधिक थी। अयान उनसे 5 मील दूर पहाड़ की चोटी पर था, लेकिन उसकी भावनाएं थोड़ी अधिक प्रबल थीं, इसलिए उन्होंने उसे महसूस कर लिया। उसे रोको, उसे भागने मत दो, एक सफेद कपड़े पहने आदमी चिल्लाया। अयान ने तुरंत फ्लैश स्टेप्स का इस्तेमाल करके घटनास्थल से निकल गया, लेकिन उसका शरीर कांप उठा और फिर एक भनभनाहट के साथ वह युआन क्यूई प्रकाश ढाल से टकरा गया। सफेद कपड़े पहने लोगों ने एक घेरा बनाकर अयान को घेर लिया। जैसे ही अयान भागने वाला था, उन्होंने एक गोलाकार युआन क्यूई अवरोधक बनाया और अयान को अंदर फंसा लिया। बकवास। अयान का दिल बैठ गया। अभी हुई टक्कर के बाद उसे युआन क्यूई बाधा की ताकत का एहसास हो चुका था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे दर्जन भर सफेद कपड़े पहने लोग संभवतः स्वर्गीय युआन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। 1 दर्जन या उससे अधिक स्वर्गीय युआन क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा निर्मित युआन क्यूई प्रकाश ढाल का उपयोग तीसरे स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कल्टीवेटर अयान से निपटने के लिए किया गया था। इतना बड़ा बवाल मचाने की बात तो दूर, ये भी देखा जा सकता था कि वे अयान को कितना महत्व देते थे। सचमुच फंस गया हूं। एक सफेद कपड़े पहने आदमी धीरे से प्रकाश अवरोधक को पार करके अंदर आया। वह हवा में उठा और अयान का सामना किया। अयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप लोग रंगीन चंद्रमा संप्रदाय और काला बादल संप्रदाय से हैं? सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा, अपना प्रयास व्यर्थ मत करो, मैं कोई जानकारी नहीं बताऊंगा। अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे घेरे में मैं पहले से ही मरने वाला व्यक्ति हूं। फिर भी क्या आप मुझे ये बताने से इनकार करते हैं कि आखिर मुझे किसने मारा? सफेद कपड़े पहने आदमी का चेहरा छाया में अस्पष्ट था, लेकिन उसका स्वर अतुलनीय रूप से दृढ़ था। यह मत कहो कि तुम मरने वाले व्यक्ति हो। भले ही तुम पहले से ही एक लाश हो, हमसे कुछ भी सुनने का सपना मत देखना। मैं उससे एक बार लड़ना चाहता हूं। अयान और सफेद कपड़े वाला आदमी बात कर रहे थे कि अचानक काले कपड़े वाले 5 लोगों में से एक खड़ा हो गया। इस व्यक्ति के पीछे भी युआन क्यू पंख थे, लेकिन यह अयान से अलग था। अयान के पंख युआन क्यूई पंखदार पंख थे, जो देखने में सारस के पंखों की तरह लगते थे तथा बर्फ की तरह सफेद थे। काले कपड़े पहने आदमी के पास कुल 6 युआन क्यू पंखों के 3 जोड़े थे। वे रंग में पारदर्शी थे, किसी ड्रैगनफ्लाई के पंखों की तरह। सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने काले कपड़े वाले व्यक्ति से कहा, अभी इच्छा शक्ति की लड़ाई का समय नहीं है। 12 संप्रदाय के प्रतियोगी को मारने से 12 संप्रदाय की चैंपियनशिप जीतने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। क्या तुम्हें डर है कि मैं अयान को नहीं हरा पाऊंगा? काले कपड़े वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से सफेद कपड़े वाले व्यक्ति जितना अनुशासित नहीं था, या यूं कहें कि उसका स्वभाव एक मार्शल कलाकार जैसा था। सफेद कपड़े पहने आदमी ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, हमारा लक्ष्य सूर्य चंद्र संप्रदाय को बुरी तरह से हराना है, तुम्हें यहां अपना चेहरा दिखाने नहीं देना है। हा, काले कपड़े वाला आदमी मुस्कुराया। मत भूलिए, हम 5 लोग इस ऑपरेशन के मुख्य सदस्य हैं। आप केवल हम 5 की सेवा कर रहे हैं। सफेद कपड़े पहने आदमी का शरीर हल्का सा कांप रहा था। ये देखा जा सकता था कि वह गुस्से में था, लेकिन एक स्वर्ग मूल क्षेत्र मार्शल कलाकार के रूप में उसने मूल क्षेत्र में काले कपड़े वाले आदमी के चेहरे का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे अंदर ही अंदर बहस कर रहे थे, अयान ने तुरंत शून्य पत्थर का इस्तेमाल किया। एक फुफकार के साथ उसका शरीर काली बिजली की एक लकीर में बदल गया और तुरंत ही अटूट युआन क्यूई अवरोध को पार कर गया। उसका पूरा शरीर गायब हो गया। इस कदम से वहां उपस्थित सभी सफेद और काले कपड़े वाले लोग हैरान रह गए। सफेद कपड़े वाला आदमी गुस्से में था और काले कपड़े वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए बोला, अगर तुम मुझे रोक नहीं रहे होते तो मैं पहले ही अयान को मार चुका होता।
काले कपड़े वाले आदमी ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, जल्दी क्या है? मैं अब उसे नहीं मार सकता। मैं अब भी उसे अखाड़े में मार सकता हूँ। इतना कहने के बाद उन्होंने सोच विचार कर अपनी ठोड़ी पकड़ी और कहा, अयान की अभी अभी की अजीब हरकतें अप्रत्याशित थीं। वह वास्तव में दृश्यमान युवान क्यूई प्रकाश ढाल से होकर गुजरने में सक्षम था। क्या ये बचने की कोई तकनीक हो सकती है? लेकिन कुछ देर सोचने के बाद काले कपड़े वाले आदमी को बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा। यह इस रूप में था। इस बार अयान का बिजली गिरने से बचना 100 मील से भी अधिक दूर था। वह पहले ही सूर्य चंद्र संप्रदाय की स्थिति को पार कर चुका था। इसके बाद उन्हें भयंकर सिरदर्द सहना पड़ा और धीरे धीरे उनकी चेतना चली गई और वे तुरंत सूर्य चंद्र संप्रदाय में वापस उड़ गए। वह अपने स्वामी आईवी को खोजने के लिए सीधे सूर्य चंद्र महल गया और फिर आईवी से कहा कि वह उसे एल्डर रविराम से मिलवाए। यही हुआ। अयान ने एक ही सांस में एल्डर रविराम को अपनी खोज के बारे में बता दिया। बड़े साहब, जल्दी से किसी को उनका पीछा करने के लिए भेजिए, अयान ने उत्सुकता से कहा। रविराम ने सिर हिलाते हुए कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी होगी। वे सुनियोजित और सतर्क हैं। वे पहले ही भेष बदलकर वनराजी नगर में छिप गए होंगे। लेकिन आपने जो कहा उसके अनुसार तो उन्हें ही श्रुति का अपहरण करना चाहिए था। अयान ने सिर हिलाया और कहा, मुझे संदेह है कि यह रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के नेतृत्व वाली योजना है और काला बादल संप्रदाय द्वारा सहायता प्राप्त है। वास्तव में, बुजुर्ग रविराम ने गंभीरता से सिर हिलाया। रंगीन चंद्रमा संप्रदाय मूल रूप से 8 महान संप्रदायों में से एक है। उनकी भेड़िया जैसी महत्वाकांक्षाएं कभी नहीं टूटी। पिछले 2 वर्षों में रंगीन चंद्रमा संप्रदाय ने वास्तव में संप्रदाय का प्रमुख बनने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि चीजें सुचारू रूप से नहीं चलीं। ऐसा लगता है कि वे इस बार अन्य 6 प्रथम श्रेणी संप्रदायों से निपटने के लिए पहल करने के लिए तैयार हैं। हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय हमेशा से 8 संप्रदायों में सबसे कमजोर रहा है, इसलिए उन्हें हमले का पहला लक्ष्य होना चाहिए। अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया। चूंकि वे एक सुपर संप्रदाय बनना चाहते हैं और हमें अपने में मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो फिर वे हमें हतोत्साहित करने के लिए 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में भाग लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों को हराने के बाद बॉस बन सकते हैं? बुजुर्ग रविराम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह तो उनकी भव्य योजना का पहला कदम मात्र है। पहला कदम ड्रैगन महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के दिलों में हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय की उच्च स्थिति को नष्ट करना है। जब तक ये कदम सफल रहेगा, तब तक स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय द्वारा हम पर एक के बाद एक प्रहार होते रहेंगे और आधे प्रयास में दुगुना परिणाम प्राप्त होगा। अयान को अचानक एहसास हुआ कि मामला यही था। एक बार जब प्रकृति का विशाल संप्रदाय पराजित हो गया, तो ड्रैगन महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के दिलों में आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब तक सूर्य चंद्र संप्रदाय ने स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय को पराजित किया, तब तक चाहे स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय अफवाह फैलाए या सूर्य चंद्र संप्रदाय पर हमला करे, इससे सूर्य चंद्र संप्रदाय को कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो फिर चलो जल्दी से भाग लेने वाले शिष्यों को सचेत रहने के लिए कहें, अयान ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे एहसास हुआ कि उसका विचार अस्वीकार्य था। निश्चित रूप से एल्डर रविराम ने अपना सिर हिलाया और अस्वीकार कर दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि हम नहीं जानते कि वे 5 काले कपड़े वाले व्यक्ति कौन हैं। उन्होंने कहा, इस समय हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वे सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों के रूप में प्रच्छन्न हो सकते हैं, या वे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के रूप में प्रच्छन्न हो सकते हैं। अयान ने दांत पीस लिए। हाँ, कोई भी 5 काले कपड़े पहने लोगों में से एक हो सकता है। वास्तव में, रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की शक्तिशाली मार्शल दाव स्थिति के साथ, भले ही उन्होंने यह मान लिया हो कि जिस व्यक्ति को उन्होंने रिश्वत दी थी वह जय था, उनके लिए ऐसा करना असंभव नहीं था। क्या हो अगर, क्या ये हर्ष, जैक और अन्य लोगों में से एक था? कुछ गलत है। ये संभव नहीं है। अयान ने जोर से अपना सिर हिलाया। असंभव। अयान ने यह भी सोचा था कि क्या 12 संयुक्त परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए ताकि स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की चालें विफल हो जाएं। हालांकि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ऐसा करने के परिणाम और भी बुरे थे। इस तरह रंगीन चंद्रमा संप्रदाय इसका प्रचार करने में सक्षम हो जाएगा। देखो, सूर्य चंद्र संप्रदाय कितना बेकार है। जब उन्होंने सुना कि हमारे रंगीन चंद्रमा संप्रदाय ने 12 संयुक्त परीक्षाओं में घुसपैठ कर ली है, तो वे इतने डर गए कि उन्होंने प्रतियोगिता भी रद्द कर दी। ये परिणाम सूर्य चंद्र संप्रदाय की पराजय से भी अधिक भयानक था। 12 संयुक्त परीक्षाओं की सूची में फीनिक्स महाद्वीप से कोई स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय या काला बादल संप्रदाय नहीं था। यदि वे सूर्य चंद्र संप्रदाय की महत्वाकांक्षाओं को हराना चाहते थे, तो उन्हें निश्चित रूप से अखाड़ा प्रतियोगिता में अपनी पहचान की घोषणा करनी होगी। बेशक, सूर्य चंद्र संप्रदाय नियमों के अनुसार उन्हें सीधे अयोग्य घोषित कर सकता है। हालांकि ऐसा करना 12 संयुक्त परीक्षाओं को रद्द करने के समान है। इससे सभी को ये संकेत भी मिलेगा कि हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय भयभीत है और हम लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं।
इसलिए चाहे कुछ भी हो, ये लड़ाई अवश्य लड़ी जाएगी। कोई बात नहीं क्या? बड़े रविराम ने आईवी की ओर देखा और कहा, कई गुप्त रूप से वनराजी नगर की खोज करो। यदि आप उन्हें ढूंढ सकें तो ये सबसे अच्छा होगा। यदि आप उन्हें नहीं ढूंढ सकते तो ये भी स्वर्ग की इच्छा है। चूंकि वे पहले ही आ चुके हैं, इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। हम अपने सैनिकों का उपयोग केवल जल और धरती को ढकने के लिए ही कर सकते हैं। हाँ, आईवी ने सिर हिलाया और एक चमकदार किरण की तरह उड़ गई। आईवी के चले जाने के बाद बड़े रविराम ने अयान से कहा, अयान, अब एकमात्र व्यक्ति जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, वह तुम हो। उन्होंने इस बार यहां आने का साहस करने के लिए पर्याप्त तैयारी की होगी। उन्हें हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के विशेषज्ञों की पूरी तरह गहरी समझ है। और आप एक उभरते हुए सितारे हैं। आपके बारे में उनकी समझ बहुत विस्तृत नहीं होनी चाहिए। ये भी आपके फायदों में से एक है। चिंता मत करो, बड़े। अगर अयान को अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो भी वह सूर्य चंद्र संप्रदाय की प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। अयान ने ऊंची आवाज में कहा। अगर रविराम कुछ न भी कहे तो भी अयान को डर नहीं लगेगा। वह पहले रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का सदस्य था और इस जीवन में रंगीन चंद्रमा संप्रदाय अयान का नंबर 1 दुश्मन था। अयान, मेरे पीछे आओ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एल्डर रविराम ने मुड़कर अपनी ढीली आस्तीनें अपनी पीठ के पीछे कर लीं और वे हावरान महल के भीतर चले गए। अयान को इसका कारण नहीं पता था, इसलिए वह केवल सम्मानपूर्वक उनके पीछे पीछे चल सका। सूर्य चंद्र का हॉल कई मंजिलों में विभाजित था और बीच में एक विशाल इमारत थी। अयान पर एक बार यहाँ के बोर्ड ऑफ एल्डर्स द्वारा मुकदमा चलाया गया था। हालांकि एल्डर रविराम और अयान पहले ही इस स्थान से गुजर चुके थे और अभी भी गहराई में चल रहे थे। इससे अयान के दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जब वे दोनों हावरान महल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित अंतिम इमारत में पहुंचे तो यहाँ हावरान संप्रदाय का पैतृक हॉल दिखाई दिया। ऊपर देखा तो मेज पर एक प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति रखी थी। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में केवल एक पट्टिका थी जिस पर स्वर्गीय हृदय लिखा हुआ था। ये स्वर्गीय हृदय कोई नाम नहीं था, बल्कि किसी के जीवन का परिचय था। इसके अलावा कोई और शब्द नहीं था। स्वर्गीय हृदय रैंकिंग से नीचे कुछ पंक्तियां थीं। प्रत्येक पट्टिका पर एक नाम लिखा था, उसके बाद अगली पीढ़ी के बुजुर्गों का नाम लिखा था, तथा ये भी कि वे किस शिखर से संबंधित थे। अयान, घुटने टेको, बुजुर्ग रविराम ने कहा। अयान जल्दी से आदरपूर्वक गोलियों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। रविराम ने पट्टिकाओं को देखा और आह भरते हुए कहा, ये वे पूर्वज और नायक हैं जिन्होंने सूर्य चंद्र संप्रदाय का निर्माण किया था। सबसे ऊंची पट्टिका हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय की पहली पीढ़ी के संप्रदाय गुरु की है। वह अपना हृदय स्वर्ग में स्थापित करने तथा लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कृतसंकल्प है। वह जीवन भर धर्म के मार्ग की रक्षा करते रहे हैं तथा देश और लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित और ईमानदार मार्शल कलाकार रहे हैं। अपनी मृत्यु के बाद भी वह अपना नाम पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। वह केवल अपनी आत्मा को पीछे छोड़ना चाहता है। वह चाहते हैं कि हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायी ये याद रखें कि इस दुनिया में न केवल एक सूर्य चंद्र संप्रदाय के पूर्वज हैं, बल्कि मजबूत और धार्मिक हृदय वाले करोड़ों मार्शल कलाकार भी हैं। ये सुनकर अयान ने चौंककर तुरंत पूर्वज शहीदों की तख्तियों के आगे 3 बार प्रणाम किया। सूर्य चंद्र संप्रदाय के प्रथम संप्रदाय गुरु का जीवन भव्य और ऊर्जावान रहा होगा, लेकिन एल्डर रविराम ने उनका वर्णन करने के लिए केवल 2 शब्दों का उपयोग किया। इन 2 वाक्यों ने सीधे तौर पर पहले संप्रदाय के गुरु की मार्शल भावना और उनके दाव हृदय की गहराई का वर्णन किया। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? बुजुर्ग रविराम ने 2 उंगलियां उठाईं और फिर अचानक तलवार क्यूई की एक लहर ने आकार ले लिया। तलवार की तीव्रता के कारण हवा सख्त हो गई। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की हर चीज तलवार की के सामने मुरझाए पत्तों की तरह कुरकुरी हो। तलवार की क्यू को देखकर अयान का दिल अतुलनीय रूप से चौंक गया। ये थी अर्ध संत विशेषज्ञ की ताकत। बुजुर्ग रविराम ने कहा, मैं आपको तलवार की एक ऐसी लट भेज सकता था जो कम से कम एक त्यानयुवान 5वीं परत के विशेषज्ञ को तुरंत मार सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या आप इसका कारण जानते हैं? अयान ने गंभीरता से कहा, क्योंकि मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय का शिष्य हूं। हाँ, रविराम ने सिर हिलाया और अपनी तलवार की वापस लेते हुए कहा, संप्रदाय तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के मार्शल कलाकारों के दिलों में मौजूद मार्शल आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता। जीतो, खुलकर हारो, खुलकर हारो। मैं नियम नहीं तोड़ूंगा और तुम्हें शक्तिशाली ताकत नहीं दूंगा, लेकिन कम से कम मैं ये तो कर सकता हूं कि तुम अपना जीवन बचा सको। बुजुर्ग रविराम ने अपनी हथेली पलटी तो उनकी हथेली में प्रकाश के 3 बिंदु प्रकट हुए। तभी प्रकाश के 3 बिंदु एक फुफकार के साथ अयान के माथे पर आ गिरे। रविराम ने कहा, ये युआन क्यूई की मेरी 3 किस्में हैं। आप उन्हें महत्वपूर्ण क्षणों में जारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन्हें 3 युआन क्यूई ढालों में संघनित किया जा सकता है। वे अधिक से अधिक त्यानयुआन के 5वें स्तर के विशेषज्ञ के घातक प्रहार को झेल सकते हैं। युआन क्यूई की ये 3 किस्में आपको जीतने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन वे आपको जीवन और मृत्यु की आपदा से बचने में मदद कर सकती हैं। धन्यवाद।
बड़े अयान को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने इसे सहन किया और घुटनों के बल बैठकर रविराम का धन्यवाद किया। जाओ, कल की अखाड़े की प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह से तैयारी करो। बड़े रविराम ने हाथ हिलाया। अयान ने पूर्वज शहीद के सामने 3 बार और झुककर प्रणाम किया, फिर पीछे की ओर चला गया जब तक कि वह दरवाजे से पीछे नहीं हट गया। उस समय जब अयान सूर्य चंद्र संप्रदाय में आया था तो उसका मूल उद्देश्य सूर्य चंद्र संप्रदाय का उपयोग एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में करना था, ताकि वह बिजली के प्रति अपने प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए एक अधिक शक्तिशाली सूत्र की खोज कर सके। हालांकि 1 वर्ष से भी कम समय के बाद अयान के मन में सूर्य चंद्र संप्रदाय के लिए सच्ची भावनाएं उत्पन्न हो गईं। वह सूर्य चंद्र संप्रदाय के शहीदों की हृदय से प्रशंसा करते थे। शायद स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वे बेईमान थे और धर्मी दाव की इच्छा से अनभिज्ञ थे, जिसके कारण अयान बेशर्म था। शायद सूर्य चंद्र संप्रदाय नीचे से एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था, लेकिन इस संप्रदाय की आत्मा ने अयान को गहराई से प्रभावित किया। अयान का इरादा अखाड़े में युआन क्यूई की उन 3 किस्मों का उपयोग करने का भी नहीं था। भले ही वह युद्ध में मर गया हो, लेकिन वह सूर्य चंद्र संप्रदाय के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकता था। रात में अयान ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और कहा, ये लड़ाई या तो हार जाएगी या मर जाएगी। मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। दूसरे दिन 12 संयुक्त परीक्षाओं का अंतिम भाग आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। अयान कई संप्रदायों के अनुयायियों के साथ सूर्य चंद्र पर्वत श्रृंखला के प्रतियोगिता क्षेत्र तक गया। उस समय हजारों मार्शल कलाकार पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने 200 शिष्यों को आकाश से उड़ते हुए देखा तो सभी ने हार्दिक तालियां बजाईं। इस दिन अमरावती प्रांत के 5 कुलीन परिवार तथा वनराजी नगर के 4 महान परिवारों के प्रतिनिधि भी आए थे। उन्होंने अपने आश्चर्यजनक वित्तीय संसाधनों का उपयोग वहां उपस्थित प्रत्येक दर्शक के साथ साथ प्रत्येक प्रतिभागी और निष्कासित प्रतियोगी को उपहार देने के लिए किया। मैच देखने आए प्रत्येक दर्शक को 10,000 स्वर्ण सिक्कों का एक भंडारण कार्ड दिया गया, जिससे वे लंबे अखाड़े की प्रतियोगिता के दौरान वनराजी शहर में जितना चाहें खर्च कर सकते थे और यहां उन्हें सर्वोत्तम सुविधा प्राप्त हुई। अकेले इतनी ही धनराशि की कीमत लगभग 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं हो चुकी थी। इससे दर्शक खुशी से झूम उठे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों ने 5 महान कुलों और 4 महान कुलों से वीआईपी कार्ड भी प्राप्त किए थे। अगले 3 वर्षों में उन्हें 9 गुटों के किसी भी उद्योग में खर्च करने पर 80% की छूट मिलेगी। 5 महान कुलों और 4 महान कुलों ने इस बार बहुत पैसा निवेश किया था। हालांकि जितना अधिक ऐसा हुआ, उतना ही अधिक ध्यान सभी ने 12 संयुक्त परीक्षाओं पर दिया। ये वही था जो स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय चाहता था। लाभ प्राप्त करने वाले दर्शकों का मूड अभूतपूर्व रूप से ऊंचा था और दृश्य एक खुशी के माहौल से भरा हुआ था। हालांकि बहुत कम लोग जानते थे कि इस हलचल भरे दृश्य की गहराई में एक अंतर्धारा उमड़ रही थी। सभी 200 प्रतियोगी उपस्थित थे और उन्होंने लॉटरी निकालना शुरू कर दिया। एकल खिलाड़ी अखाड़ा प्रतियोगिता में 2 प्रतियोगी एक समूह में थे। शीर्ष 100 उन्नति प्रतियोगिता में पहले दौर में ही 100 प्रतियोगी बाहर हो जाएंगे। टॉप 100 एडवांसमेंट टूर्नामेंट के पहले दौर को अभी भी 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में सुबह और दोपहर में 5 मैच आयोजित किए गए। एक दिन में उन्होंने 10 मैच खेले और कुल 100 लोगों को बाहर किया। दूसरा राउंड टॉप 50 एडवांसमेंट टूर्नामेंट था। उस समय टूर्नामेंट क्षेत्र को घटाकर 2 कर दिया जाएगा। प्रतिदिन केवल 10 लड़ाइयां होंगी और उन्हें 5 दिनों तक लड़ना होगा, जिसमें 50 लोग मारे जाएंगे। तीसरे राउंड में जब शीर्ष 50 प्रतिभागी शीर्ष 26 में पहुंचे तो प्रतियोगिता क्षेत्र पुनः छोटा होकर एक रिंग में बदल गया। इसके बाद शीर्ष 16, 8 और 4 सभी एक ही क्षेत्र में थे। जिनके पास पर्याप्त लोग नहीं होते थे, वे पुनरुत्थान प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को पुनर्जीवित कर देते थे। संभवतः 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा का यह पहला दौर असाधारण और सबसे नाटकीय होने वाला था। ये नाटक इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि अयान ने फिर भी 10वीं डिवीजन जीत ली। जब जिला रेफरी ने 10वीं डिवीजन में अखाड़े के बगल में लगे पत्थर पर अयान का नाम लिखा तो भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। 10वां क्षेत्र भाग्यशाली क्षेत्र प्रतीत हुआ। इससे पहले यहां कभी इतनी शांति नहीं थी। इसके अपने ही महान अनुभव थे। इस समय नागकुल कबीले के प्रतिनिधि ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, जब 12 संयुक्त परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो मैं 10वें प्रतियोगिता क्षेत्र में पत्थर की गोली के लिए 100 मिलियन सोने के सिक्के देने को तैयार हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा सभा कक्ष शोरगुल से भर गया और उन धनी और प्रभावशाली परिवारों को बहुत अफसोस हुआ। पूर्वी चीन सागर जैसे समृद्ध क्षेत्र में एक बड़े परिवार के लिए 100 मिलियन स्वर्ण सिक्के कुछ भी नहीं थे। हालांकि नागकुल वंश पहले ही बोलने वाला था। कीमत कौन बढ़ाएगा? उसे केवल इस बात से घृणा थी कि उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। अयान ने पलटकर नागकुल कबीले की ओर देखा। वह मन ही मन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि दर्श ने सचमुच ही किसी को उसकी निगरानी के लिए भेजा था। यदि उन्हें पहले ही बाहर कर दिया जाता तो उनके और दर्श के बीच निवेश समझौता रद्द हो जाता। हालांकि अब तक मास्टर की ओर से कोई खबर नहीं आई थी।
ऐसा होना चाहिए कि कल रात की खोज विफल हो गई हो, जैसा कि एल्डर अविराम ने उम्मीद की थी। इस समय अलीशा और अन्य लोग पास आए और अयान का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। वे छहों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे और अब वे लोहे के भाई बन गए थे। ये कल्पना करना कठिन था कि जब वे 6 महीने पहले पहली बार सूर्य चंद्र संप्रदाय में आए थे, तो वहां आग या पानी के लिए कोई जगह नहीं थी और वे एक दूसरे से लड़ते थे। अयान। अलीशा अयान के सामने खड़ी थी। उसने अयान की आंखों में देखा और बहुत देर तक खुद को रोके रखा, फिर कहा, चलो। अयो। जैक ने अयान के कंधे को पकड़ लिया और मजाक में कहा, क्या ये जोड़ा पहले से ही इतना अंतरंग है? मैं शायद ही कभी एली को दूसरों के लिए उत्साहवर्धन करते हुए सुनता हूँ। वह हमेशा स्वयं प्रथम स्थान जीतना चाहती है। हाँ, प्रेम की शक्ति। महेंद्र ने ऐसा दिखावा किया मानो वह कोई अनुभवी रोमांटिक विशेषज्ञ हो। अलीशा की मधुर आवाज तुरंत बदल गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो खुलकर कह दो। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। अंत में उन्होंने कहा, मुझे बस यही चिंता थी कि अयान जल्दी फेल हो जाएगा और मेरे पिता उसे तोड़ देंगे। बाकी सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और चुप थे, जिससे अलीशा का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से पलटकर चली गई। आप लोगों का काम लगभग पूरा हो चुका है। अयान ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि आप उसके चरित्र को नहीं जानते। तुम हमेशा उसके साथ मजाक करते रहते हो। सावधान रहो कहीं वह तुम्हें सचमुच न पीट दे। मैंने इतनी जल्दी आपके छोटे प्रेमी की रक्षा करना शुरू कर दिया। आध्या ने अयान की कमर पर चाकू से वार किया। मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अयान ने अपनी आंखें घुमाईं और एरिना 10 की ओर चला गया। उसके पीछे जैक की बेशर्मी भरी हंसी आई। 10 प्रतियोगिता क्षेत्रों में तैरता हुआ पर्वत पहले ही गिर चुका था। इसे एक अंगूठी से बदल दिया गया था। चूंकि मार्शल कलाकारों की गतिविधियों की सीमा अक्सर बड़ी होती थी, इसलिए प्रत्येक रिंग का व्यास भी 200 मीटर होता था। इसका उद्देश्य सभी को अपनी अपनी गति तकनीक का पूर्ण प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना था। हालांकि इस बार अयान को यह उम्मीद नहीं थी कि 10वीं डिवीजन में वास्तव में उसका एक पुराना दुश्मन अजय मौजूद था। ऋतिक, कबीर और अन्य लोग अजय के इर्द गिर्द बातें कर रहे थे। जब उन्होंने अयान को आते देखा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। अजय अयान की ओर बढ़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, मुझे उम्मीद है कि मैं पहले मैच में तुमसे मिलूंगा। आपको भी, अयान ने उदासीनता से उत्तर दिया। उनका हृदय इन व्यक्तिगत द्वेषों पर केंद्रित नहीं था, बल्कि वे दूसरों के व्यवहार पर नजर रखने तथा रंगीन चंद्रमा संप्रदाय और काला बादल संप्रदाय के काले वस्त्रधारी लोगों को खोजने में लगे थे। क्या यह अजय हो सकता है? या ये ऋतिक था? यदि रंगीन चंद्रमा संप्रदाय सूर्य चंद्र संप्रदाय के किसी अनुयायी को रिश्वत देना चाहे तो उनकी पहली पसंद कौन होगा? यह अजय होना चाहिए, ठीक है। आकाश में बड़े रविराम ने ऊंची आवाज में कहा, कृपया सभी प्रतियोगी अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाएं। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। कबीर और अन्य लोग अयान के पास से गुजरते हुए उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। ऋतिक ने तो अयान को बेरहमी से मारने के लिए अपने कंधे का भी इस्तेमाल किया। अयान इन छोटी सोच वाले लोगों की तरह बनने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए वह सीधे चकमा देकर चला गया। इसके बाद समूह शुरू हुआ और 10वें डिवीजन के 20 प्रतियोगियों ने लॉटरी निकाली। अयान ने 5 नंबर का पत्ता निकाला, जिससे ये संकेत मिलता है कि वह एक अन्य 5वें प्रतियोगी से मुकाबला करने जा रहा है, जो 5वां मैच है। प्रतियोगिता की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कोई भी प्रतियोगी आधिकारिक रूप से मंच पर आने से पहले अपना नंबर नहीं बताएगा। दूसरे शब्दों में, अयान को यह नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है, या उसे अजय के समान समूह में रखे जाने की कोई निश्चित संभावना है या नहीं। ठीक है, 10वीं अखाड़ा प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। जिला रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, प्रतियोगी नंबर 1 कृपया मंच पर आइए। अयान ने अखाड़े की ओर देखा और एक छाया को तेजी से अखाड़े की ओर आते देखा। ये व्यक्ति अजय था। तो उसने नंबर 1 निकाला। अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। अजय ने तुरंत अयान की ओर उत्तेजक नजरों से देखा। हालांकि जब उन्होंने एक अन्य प्रतियोगी को अखाड़े की ओर आते देखा तो वे अपनी निराशा छिपा नहीं सके। ऐसा लगता है कि यह बच्चा शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए काफी भाग्यशाली होगा। अजय के चेहरे पर नाखुशी थी। उसे उम्मीद थी कि वह अयान को पहले ही राउंड में मार सकेगा और अयान को शीर्ष 100 में प्रवेश करने से रोक सकेगा। केवल इसी तरह से वह अयान की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकेगा। सूर्य चंद्र संप्रदाय, अजय। अजय ने अपने शत्रु को अपना परिचय दिया। अजय का प्रतिद्वंद्वी एक सुंदर व्यक्ति था। उस आदमी ने 2 मीटर लंबी तलवार पकड़ी और खुद से कहा, शामतारा संप्रदाय, राजेश। अजय और राजेश दोनों मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे। जैसी की उम्मीद थी, वे अयान की उम्मीद के अनुरूप ही थे। जब अखाड़े में प्रतिस्पर्धा जैसी कठिन लड़ाई की बात आई, तो वे सभी उच्च स्तर के मार्शल कलाकार थे। मूल प्रतिफल का 5वां स्तर 12 संयुक्त परीक्षाओं की ऊपरी सीमा थी। ये 5वें स्तर के प्रतियोगी बाहरी संप्रदाय के असली तुरुप के पत्ते थे। प्रत्येक बाहरी संप्रदाय ने युद्ध में भाग लेने के लिए 100 से अधिक शिष्यों को भेजा, लेकिन वे सभी मूल वापसी के 5वें स्तर पर नहीं हो सकते थे।
उन्हें अभी भी कुछ चेहरे का काम करना था, इसलिए वे ज्यादा दूर नहीं जा सके। जहां तक 5वें स्तर से नीचे के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का प्रश्न है, वे पहले 2 चरणों में ही नष्ट हो चुके थे। अजय 30% से अधिक भीड़ का ध्यान 10वें डिवीजन पर केंद्रित था। यहाँ न केवल महान अयान मौजूद थे, बल्कि सार्वजनिक रूप से स्वीकृत नंबर 1 विशेषज्ञ अजय भी मौजूद थे। इस समय लगभग 30% दर्शक अजय का उत्साहवर्धन कर रहे थे। केवल श्यामतारा संप्रदाय के कुछ शिष्य ही राजेश का नाम चिल्ला रहे थे। हालांकि आवाज बहुत कमजोर थी और तुरंत ही ध्वनि तरंग में डूब गई। अखाड़े के मैचों में 1 घंटे की सीमा होती थी। यदि कोई प्रतियोगी मर जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है या अखाड़े की सीमा से बाहर गिर जाता है, तो उसे बाहर माना जाएगा। इस तथ्य के कारण कि फूशान अब इस क्षेत्र प्रतियोगिता में अलग थलग नहीं रह गया था तथा समय सीमा को बहुत बढ़ा दिया गया था, प्रत्येक क्षेत्र के उन प्रतियोगियों को जिन्होंने अभी तक प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था या जिन्होंने पहले ही प्रतियोगिता पूरी कर ली थी, क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई। हर कोई अपने अपने मैदानों को छोड़कर दूसरे मैदानों में मैच देख सकता है। सभी को नंबर प्लेट मिलने के बाद ऋतिक, नीरज और ऋतु अजय का मैच देखने के लिए 10वें स्टेज पर पहुंचे। कबीर नहीं आया, पर वह खेला नहीं। उन्हें दूसरे या तीसरे मैच के लिए ड्रॉ करना चाहिए था और वे किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार थे। अजय, उन्हें सूर्य चंद्र संप्रदाय की शक्ति का अनुभव करने दो। ऋतिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और चिल्लाया, उन्हें बता दे कि प्रथम श्रेणी सांप्रदायिक शब्द व्यर्थ नहीं है। ऋतिक के शब्द बहुत कर्णप्रिय थे। उन्होंने अपने अतुलनीय अहंकार को बाहरी संप्रदाय के दर्शकों की चीख पुकार के लिए बदल दिया। अयान ने भौहें सिकोड़कर सोचा, ये लोग कभी विनम्र होना नहीं सीखेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट 10 के रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मैच समाप्त करने का संकेत दिया, अजय ने राजेश को कंधे से लगा लिया और बोला, श्यामतारा संप्रदाय का शिष्य, हाँ, मैं तुम्हारे दोनों हाथों से तुम्हें 3 चालों में मार डालूंगा। अपनी तुरही स्वयं बजाओ। राजेश को हल्का सा गुस्सा आया, आप और मैं दोनों ही मूल रिटर्न दायरे के 5वें स्तर पर हैं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। इतना कहकर राजेश धमकी देते हुए अंदर घुस गया। तलवार की छाया बहुत तेज थी और एक झटके में अजय के सामने आ गई। अजय शुरू से अंत तक उसके कंधों को पकड़े हुए था, लेकिन अचानक उसने अपना दाहिना पैर उठा लिया, जिससे उसका पैर चमक उठा। उसने राजेश की तलवार की नोक पर सटीक प्रहार किया, जिससे राजेश की तलवार उड़ गई। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। पहली बार जब वे भिड़े तो अजय ने अतुलनीय ताकत दिखाई। हालांकि अजय का इरादा राजेश को धो डालने का था। उसने राजेश का पीछा नहीं किया, बल्कि उसे चिढ़ाते हुए देखा क्योंकि वह तलवार लेकर वापस आ रहा था। अपमानित होने के बाद राजेश ने तलवार पकड़ ली और दहाड़ते हुए बोला, तेज पक्षी 3 छाया तलवार। जैसे ही उसने यह बात कही, राजेश की युआन क्यू बढ़ गई। वह युआन क्यू वास्तव में हल्के हरे रंग में बदल गया था। ये श्यामतारा संप्रदाय की प्रतिष्ठित तकनीकों में से एक थी, नीला दीप्ति तकनीक। राजेश ने अपनी तलवार घुमाई और नीचे वार किया। एक वार में उसने अप्रत्याशित रूप से एक साथ 3 पीली नीली तलवार की रोशनियां काट दी। उसने लगातार 10 बार वार किया और उसकी तलवार की गति बहुत तेज थी। एक क्षण में 30 तलवारें अजय की ओर बढ़ीं। शुरू से ही आपने अपने संप्रदाय द्वारा दिए गए शक्तिशाली मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। अजय का स्वर चिढ़ाने वाला था। जब बाहरी संप्रदाय युद्ध में भाग लेने के लिए आया, तो उनका संप्रदाय निश्चित रूप से उसे सबसे मजबूत मार्शल कौशल सिखाएगा जो राजेश इस स्तर पर सीख सकता था। अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। कम से कम अजय सही था। शायद राजेश को संप्रदाय से पर्याप्त योगदान नहीं मिला था और वह 3 छाया तलवार सीखने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन संप्रदाय की संयुक्त परीक्षा के लिए श्यामतारा संप्रदाय ने एक अपवाद बनाया होगा और उसे यह सिखाया होगा। ये 3 छाया तलवार और भी अधिक शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन राजेश ने जल्दबाजी में इसे सीखा था, इसलिए यह स्पष्ट था कि इसकी शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई थी। फिर भी 30 मजबूत सियान तलवार किरणों में अभी भी एक दुर्जय शक्ति थी। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि अजय इस चाल को कैसे तोड़ेगा। उसने देखा कि राजेश को चिढ़ाते समय अजय निष्क्रिय नहीं था। उसने अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और उसे अपने सिर के बराबर स्तर पर ले आया। तभी युआन क्यूई का एक बाघ का सिर उसके दाहिने पैर पर संघनित हो गया। वे दबंग है, अजय चिल्लाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। गर्जन। जैसे ही युआन क्यू बाघ का सिर जमीन पर लगा, एक गगनभेदी बाघ की दहाड़ फूट पड़ी। बाघों की धरती हिला देने वाली चीखों के बीच 30 सियान तलवार की रोशनी को देखते हुए वे वास्तव में बीच हवा में अटक गए थे और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। 30 तलवारों की रोशनियां गुनगुनाती हुई ध्वनि निकाल रही थीं, जो अत्यंत भयंकर रूप से कांप रही थीं। इसके तुरंत बाद सभी तलवारों की रोशनियां एक साथ फट गईं और प्रकाश के कणों में बदल गईं, जिनसे आकाश भर गया। दर्शकों की सांस रुक गई। हे भगवान, क्या राजेश की तलवार की रोशनी उसकी आवाज से ही टूट गई? दर्शकों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई है। अयान का दिल बैठ गया।
कमजोर दर्शक तो नहीं बता पाए, लेकिन अयान बता गया कि अजय की चाल सोनिक वेव मार्शल तकनीक से संबंधित थी। इस प्रकार का युद्ध कौशल अपेक्षाकृत दुर्लभ था और इसे विकसित करना कठिन था। अजय, तुम मुझे अपमानित करते हो। राजेश हैरान और क्रोधित था। जैसे ही उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हुई, सभी को पता चल गया कि अजय की ताकत राजेश से कहीं ज्यादा थी। वह राजेश को आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने राजेश के साथ बिल्ली की तरह चूहे के साथ खेल खेला। अजय जैसे व्यक्ति, जिसकी पृष्ठभूमि काफी प्रतिष्ठित थी और जिसमें मार्शल आर्ट की असाधारण प्रतिभा थी, को मिश्रा वंश द्वारा बचपन से ही अपनी आंखों का तारा माना जाता था और मिश्रा वंश ने उसे बचपन से ही लाड़ प्यार दिया था। उनके समकक्षों में लगभग कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था, तथा कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। इस प्रकार का व्यक्ति दूसरों को रौंदने का आदी होता है और कमजोरों के साथ छल करने में आनंद लेता है। उनकी मानवता का एक बड़ा हिस्सा गायब था। वे नहीं जानते थे कि दूसरों के प्रति दयालु होने का क्या मतलब होता है, नहीं वे जानते थे कि सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होने का क्या मतलब होता है। मैं तुम्हें अपमानित करूंगा, आप क्या कर सकते हैं? अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजेश के होंठ गुस्से से कांप उठे। स्विफ्ट बर्ड किंग हाय। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी तलवार की नोक अशांत हरे युआन क्यूई की लहर में लिपटी हुई थी। ये तलवार अजय की ओर चली और वास्तव में ऐसा झटका लगा जैसे कोई समुद्री ज्वार उस पर हमला कर रहा हो। दिलचस्प, अजय ठठाकर हंसा और तुरंत उछलकर उस शक्तिशाली तलवार की ओर लात मारने लगा। उसके दाहिने पैर का आधा हिस्सा युआन क्यूई के साथ संघनित होकर एक चमकदार बाघ का सिर बना था। बाघ का सिर दहाड़ा और उसने उस शक्तिशाली तलवार को काट लिया। इसके तुरंत बाद अजय धड़ सहित नीचे गिर पड़ा और बाघ ने तलवार को सिर से काट लिया तथा जोर से जमीन पर पटकने लगा। झनकार, एक तीखी आवाज के साथ लंबी तलवार जमीन पर गिर पड़ी। इस गिरावट की शक्ति एक जबरदस्त दबाव की तरह थी, जिसके कारण राजेश, जिसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, अपनी तलवार निकालने में असमर्थ हो गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि राजेश को अचानक ही यह घटना समझ में आ गई। उसका दाहिना हाथ, जो तलवार पकड़े हुए था, भी तलवार की मूठ से अखाड़े पर दबा हुआ था। यदि वह तलवार नहीं ले सकता था तो भी कोई बात नहीं थी। वह अपना हाथ भी नहीं हटा सका। अजय ने तलवार पर पैर रखा और राजेश की ओर देखा, जो तलवार निकालने के लिए नीचे झुका था, और बोला, क्या? वह अपना हथियार भी वापस नहीं ले सकता। ये दृश्य देखकर अयान के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन ऋतिक और अन्य लोगों को यह बहुत मजेदार लगा। सभी हंसने लगे। नीरज और ऋतु भी मुंह ढककर हंसने लगे। अयान ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, इन लोगों की मानवता पहले ही विकृत हो चुकी है। अजय, मुझे जाने दो। राजेश ने अपने युआन क्यूई से अखाड़े की सतह को तोड़ने की कोशिश की और अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अजय ने तुरंत ही अखाड़े में और अधिक युआन क्यूई डाल दी। राजेश ने अजय पर हमला करने के लिए अपने खाली बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन अजय ने वास्तव में अपने बाएं हाथ से अखाड़े पर कदम रखा। इस समय राजेश की मुद्रा अत्यंत अजीब थी। उसके दोनों हाथ जमीन पर थे, लेकिन उसका शरीर पीछे की ओर झुका हुआ था। एक प्रतिष्ठित मार्शल कलाकार के लिए यह मुद्रा सचमुच एक बड़ा अपमान था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? अजय ने अपनी भौहें उठाईं, तो तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसे पीछे खींच लेना चाहिए। यहाँ चिल्लाने का क्या फायदा है? भाइयों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ऋतिक जोर से हंसा। ये निकम्मा कूड़ा संयुक्त परीक्षा में भाग लेने की हिम्मत करता है। ये सचमुच लोगों को जोर से हंसाता है। अजय, मैं तुमसे लड़ूंगी। राजेश की आंखें लाल हो गई थीं। अचानक उसके शरीर में नीला युआन क्यू विस्फोट हो गया। युआन क्यूई में वृद्धि पहले ही उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह वास्तव में अजय से मौत तक लड़ने के लिए एक आत्मा विनाशकारी विधि का उपयोग करने जा रहा था। कोई बात नहीं, अयान अब और नहीं देख सकता था। वह अखाड़े में पहुंचा और अपने दाहिने हाथ से राजेश की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे राजेश के शरीर में पागल युआन क्यूई दब गया। अजय, अयान ने अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम ही काफी हो। आप राजेश के अलावा किसी को नहीं मार सकते। आप राजेश को नहीं जानते, तो फिर आप उसे दुनिया के सभी मार्शल आर्टिस्टों के सामने अपमानित क्यों करेंगे? क्या तुम्हें लगता है मैं दुखी हूं? अजय ने उसके कंधों को पकड़ लिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग दिन भर धर्मी होने का दिखावा करते हैं। राजेश जैसे कमजोर व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखने की क्या जरूरत है? यदि आप पूरे दिन इस तरह के व्यक्ति के साथ घूमते रहेंगे, तो आपको शैतान देखने का मौका मिलेगा। अयान ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा भविष्य है या नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कम से कम मैं अभी भी एक इंसान हूं। मुझमें वे भावनाएं हैं जो एक मनुष्य में होनी चाहिए। अयान, छोड़ो। 10वें सवा से रेफरी चिल्लाया। अयान और अजय जैसे ही मैदान में उतरे, उनकी निगाहें हवा में जोरदार तरीके से टकराईं। रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, हालांकि राजेश आत्मा विनाश करने में असफल रहा, लेकिन वह पहले से ही मौत को आमंत्रित कर रहा है। अजय की जीत से राजेश का सफाया हो जाएगा।
इसके अलावा हालांकि अयान का उद्देश्य अखाड़े में प्रतियोगिता को बाधित करना है, लेकिन वह पहले ही नियमों का उल्लंघन कर चुका है। उसे गंभीर चेतावनी देना याद रखें। यदि वह दोबारा नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे प्रतियोगिता से स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस समय सारी तालियां अयान के लिए बज रही थीं। यद्यपि अयान ने नियमों का उल्लंघन किया था, फिर भी उसने लोगों का दिल जीत लिया था। अजय ने गुस्से से दांत पीस लिए। उनके लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना आसान नहीं था, लेकिन अंत में अयान ने सुर्खियां बटोरी। इस स्वर को निगलना उसके लिए कठिन हो गया। मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे पहले से ही एक घमंडी और दबंग प्लेबॉय माना जाता है। जैक अयान के पीछे कंधे मोड़कर खड़ा था, लेकिन अजय जैसे जानवर की तुलना में मैं बस एक दयालु व्यक्ति हूं जो देने को तैयार है। राजेश अभी आवेग में आकर आत्मविनाश करने वाला था, लेकिन शांत होने के बाद भी उसके दिल में डर बना हुआ था। वह अयान के पास गया और शर्मिंदा होकर बोला, मुझे खेद है अयान, लेकिन मुझे बचाने के लिए मैंने तुम्हें एक बार चेतावनी दे दी थी। अयान ने राजेश के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मार्शल आर्ट का रास्ता कठिन और खतरनाक है। अक्सर मौत हमारे साथ होगी। हम दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हम दोनों ही क्षितिज के वंशज हैं। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजेश ने कड़वाहट से सिर हिलाया। वे दोनों स्वर्ग के अंत के वंशज हैं। अयान के शब्द की क्षितिज खंडहर में तब्दील हो चुका है। युद्ध जगत के खतरों और दुखों की बात करते हैं। इस समय इन शब्दों ने अनगिनत मार्शल कलाकारों के दिलों को छू लिया। मानव पूंजी के दाव के मार्शल अभ्यासियों को असीम दृश्यों का आनंद मिलता था, लेकिन वे जानते थे कि ठंड और गर्मी क्या होती है। दूर से हर्ष अपना सिर थोड़ा झुकाकर अयान की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था और उसने फिर से अयान की ओर देखा। जो मार्शल कलाकार ये शब्द कह सकते थे, वे सभी कहानियां रखने वाले लोग थे। अयान, वह एक हाड़ मांस का बना हुआ आदमी है। मैं आपका समर्थन करता हूं। दर्शकों में से जोरदार चीखें आईं। अजय मैदान में चला गया और अयान के पास से गुजरते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, जब तक मैं तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डालता, तब तक रुको, मैं देखूंगा कि क्या कोई तुम्हें बचा सकता है। बकवास बंद करो, कमीने। यदि आप में क्षमता है तो मैदान पर असली अध्याय देखें। जैक ने प्रतिवाद किया। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ऋतिक और अन्य लोग आगे बढ़े। तुम्हारी बात। जैक की आंखों में ठंडक चमक उठी। गौतम, रेफरी चिल्लाया, अखाड़े के बाहर कोई निजी लड़ाई नहीं, अन्यथा गंभीर चेतावनी जारी की जाएगी। दोनों पक्ष आग और पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और जब वे अलग हुए तो उनमें से प्रत्येक के बीच बारूद की तेज गंध थी। चल दर। जैक ने अयान के कंधे को थपथपाया और कहा, अली ने पहले ही दौड़ शुरू कर दी है। चलो चलें और देखें कि क्या हम इन जानवरों से दूर रह सकते हैं ताकि बदबू से बच सकें। वे दोनों बातें करते हुए एरिना नंबर 7 पर पहुंच गए। अलीशा अपने ही संप्रदाय के एक अनुयायी के खिलाफ लड़ रही थी। एलिशा मूल वापसी संप्रदाय के तीसरे चरण के अंतिम चरण में थी। वह पहले ही आधे पैर के साथ चौथे चरण की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, और उसका प्रतिद्वंद्वी भी सूर्य चंद्र संप्रदाय का शिष्य था। वह मूल वापसी संप्रदाय के चौथे चरण में थी। शायद केवल सूर्य चंद्र संप्रदाय ही 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षाओं में शिष्यों का ईमानदारी से चयन करेगा, और वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञों का चयन नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही इससे सूर्य चंद्र संप्रदाय का आत्मविश्वास भी प्रमाणित हुआ। इस समय एलिशा का प्रतिद्वंद्वी पावर ऊर्जा संप्रदाय की तीसरी क्रांति एस्ट्रल क्यूई का उपयोग करके एलिशा पर 10 मीटर लंबी युआन क्यूई श्रृंखला विस्फोट कर रहा था। श्रृंखला में प्रतिबिंब टिमटिमा रहे थे, तथा अनगिनत टूटी हुई परछायां एक वायुरोधी पंखे के आकार की आक्रमण सतह बना रही थीं। हर कोई इस बात से हैरान था कि सूर्य चंद्र संप्रदाय के मार्शल कौशल कितने शक्तिशाली थे, और इससे भी अधिक हैरान ये था कि पावर ऊर्जा संप्रदाय युआन क्यूई पर इतनी सारी चालें खेलने में सक्षम था, जिसके कारण उन्हें अतुलनीय रूप से प्रशंसा मिली। युआन क्यूई का हेरफेर बुरा नहीं है, लेकिन इसकी ताकत में कमी है। अलीशा ने अपनी तलवार हाथ में पकड़ी और जंजीर की छाया में घुस गई। उसकी तलवार कांप उठी और तलवार से तुरंत युआन क्यूई की एक लहर फूट पड़ी। अनगिनत श्रृंखलाबद्ध प्रतिबिंब वायु तरंगों पर उतरे, जिससे सघन विस्फोट ध्वनि उत्पन्न हुई, किंतु वे उससे बाहर नहीं निकल सके। अलीशा पहले ही दुश्मन के सामने आ चुकी थी। उसकी तलवार की नोक तिरछी थी, जो दुश्मन के हाथ में मौजूद युआन क्यूई को छेद रही थी। फिर वह आधा कदम आगे बढ़ी और दुश्मन की छाती पर हथेली रखकर सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य को अखाड़े से बाहर कर दिया। अयान और जैक ने ताली बजाकर उसे बधाई दी। दर्शक दीर्घा में कुछ बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तो फिर अलीशा का मार्शल डाओ फाउंडेशन बहुत अच्छा है। वास्तव में उसने अपने तीसरे स्तर की ओरिजिन एनर्जी के साथ ओरिजिन रिटर्न के चौथे स्तर पर अपने प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध भारी बढ़त से जीत हासिल की। इस लड़की का कुंग-फू बहुत मजबूत है। आप उसे कम नहीं आंक सकते। अयान ने पलटकर देखा। वह पहले ही 10वें सव में तीसरे मैच में प्रवेश कर चुका था, और उसके लिए केवल एक और मैच बचा था। वे 5 काले कपड़े वाले आदमी वास्तव में कौन हैं? अयान ने अपने दिल में सोचा और 10 प्रतियोगिता क्षेत्रों के बीच से तेजी से तैरना शुरू कर दिया।
उन्होंने प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी पर बारीकी से ध्यान दिया तथा स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के मार्शल कलाकारों के बारे में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की। अयान स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के युआन क्यूई उतार चढ़ाव से बहुत परिचित था। उसे उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी, वह सिर्फ युआन क्यूई के मामूली उतार चढ़ाव से ही बता सकता था। लेकिन अजीब बात यह है कि चाहे उसने इसे कैसे भी महसूस किया हो, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शायद अब तक स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का कोई भी शिष्य मंच पर नहीं आया है। अयान पहले 10वें क्षेत्र में ही लौट सकता था। वहां चौथी लड़ाई शुरू हो चुकी थी और अब उसकी बारी थी। इस चौथे युद्ध में दो पक्ष थे, सूर्य चंद्र संप्रदाय के शक्ति ऊर्जा संप्रदाय से हर्ष और पवन चंद्र संप्रदाय से रेणु। पवन चंद्र संप्रदाय एक अनोखा संप्रदाय था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी संस्थापक पूर्वज एक शक्तिशाली महिला थी जो सूर्य चंद्र संप्रदाय से अलग हो गई थी। वर्तमान पवन चंद्र संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख आईवी के काफी करीब था। उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र इसलिए बताया क्योंकि पवन चंद्र संप्रदाय केवल महिला शिष्यों को ही भर्ती करता था तथा पुरुष शिष्यों को इसकी अनुमति नहीं थी। इस रिश्ते के कारण अयान के मन में पवन चंद्र संप्रदाय के लोगों के प्रति एक प्रकार की आत्मीयता की भावना पैदा हो गई। हालांकि अयान को हर्ष की ज्यादा चिंता थी। इस समय हर्ष अपनी ताकत दिखा रहा था। वह तीसरे स्तर के ओरिजिनल रिटर्निंग मार्शल आर्टिस्ट थे। वास्तव में दूसरी श्रेणी की अकादमी में उनकी ताकत इतनी अधिक नहीं थी। जहां तक पवन चंद्र संप्रदाय की सुंदरी रेणु का प्रश्न है, वह मूल रिटर्न के 5वें स्तर पर थी। अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए हर्ष का असली और झूठा रूप देखने की कोशिश की। इस हर्ष ने अयान को हमेशा एक अथाह एहसास दिया था। इसी समय रेफरी ने युद्ध की घोषणा कर दी। रेणु ने अपने हाथ में 2 अर्धचंद्राकार ब्लेड पकड़ रखे थे। ब्लेड 1 मीटर लंबा था और बड़े चाप के कारण ये छोटा था। उसने 2 अर्धचंद्राकार ब्लेडों को पार किया, फिर आगे की ओर वार किया। दोनों ब्लेड अलग हो गए और एक दूसरे को काटती हुई 2 ब्लेड लाइटें एक्स के आकार में हर्ष की ओर उड़ गईं। दूसरी ओर हर्ष ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ के पीछे था और उसके बाएं हाथ ने अचानक एक हथेली का प्रहार किया। फिर वह मुड़ा और मैदान में चला गया। सभी लोग थोड़ा चकित हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दर्शकों को भावुक कर दिया। एक हथेली की रोशनी, जो बहुत तीव्र प्रकाश उत्सर्जित करती थी, ने सीधे रेणु के ब्लेड की रोशनी को चकनाचूर कर दिया और तुरंत ही रेणु के पेट पर अंकित हो गई, जिससे वह अखाड़े से बाहर चली गई। वह हर्ष पहले ही अपना पैर उठाकर अखाड़े के नीचे चला गया था। जब वह अखाड़े के किनारे पहुंचा और अपना आखिरी कदम उठाया तो रेणु अखाड़े से नीचे गिर गई। लगभग उसी समय हर्ष भी मैदान से बाहर चला गया। चाहे वह उनकी हथेली की ताकत हो, समय का नियंत्रण हो, या वह दृश्य जहां हर्ष ने अपना सिर नीचे किया और रेणु से केवल एक कदम की दूरी पर मंच से नीचे कदम रखा, वे सभी चौंकाने वाले थे। अयान का दिल बैठ गया। बहुत मजबूत। रेफरी की घोषणा के बाद अयान मैदान की ओर चला गया, लेकिन वह हर्ष की पीठ की ओर देखता रहा। क्या ये वह हो सकता है? हर्ष सूर्य चंद्र संप्रदाय की शुद्ध 3 क्रांतिक एस्ट्रल क्यूगोन तकनीक का उपयोग कर रहा था, जिससे अयान के लिए यह निर्धारित करना असंभव हो गया कि हर्ष काले कपड़े वाला व्यक्ति था या नहीं। हालांकि अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि अयान को यह नहीं पता था कि 5 काले कपड़े पहने लोगों को सूर्य चंद्र संप्रदाय में जासूस के रूप में भेजा गया था, या फिर ऐसा था कि वे हमेशा से सूर्य चंद्र संप्रदाय में थे और उन्हें रंगीन चंद्रमा संप्रदाय द्वारा रिश्वत दी गई थी। यदि यह पहला मामला होता तो वे निश्चित रूप से स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की साधना पद्धति को समझते। इसका आकलन करना आसान था, लेकिन यदि यह बाद वाला मामला होता तो यह अधिक परेशानी वाली बात होती। बेशक पहले वाले की संभावना सबसे अधिक थी, क्योंकि उन्हें स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्य के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना था। अन्यथा अधिक से अधिक ये सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य ही होंगे जिन्होंने सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों को हराया होगा। अयान ने इस बारे में जल्दी से सोचा, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। हर्ष में स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की साधना तकनीकों की विशेषताएं नहीं हैं। शायद वे अपनी पहचान उजागर करने से पहले अखाड़े में होने वाली प्रतियोगिता के अंतिम चरण तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। अयान, तुम कहाँ देख रहे हो? एक जोरदार चीख गूंजी। उसके बाद एक विशालकाय आकृति अयान की ओर दौड़ती हुई आई। तभी अयान ने पलटकर अपने प्रतिद्वंद्वी का सीधा सामना किया। अयान का प्रतिद्वंद्वी एक मजबूत आदमी था जो लगभग 2.1 मीटर लंबा था। वह बलवान आदमी नंगा था और उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं। वह शक्ति की भावना से भर गया, विशेषकर चूंकि इस व्यक्ति का दायरा बहुत ऊंचा था। वह मूल रिटर्न दायरे के 5वें स्तर पर था, जो टूर्नामेंट का उच्चतम स्तर था। अयान अभी विचलित था और उसे ध्यान नहीं आया कि यह शक्तिशाली व्यक्ति किस संप्रदाय से संबंधित है या उसका नाम क्या है। तभी वह हट्टा कट्टा आदमी बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ अयान की ओर दौड़ा। इस समय दृश्य से विस्मय की ध्वनि निकली, क्योंकि जब वह बलवान आदमी भाग रहा था तो उसके पीछे उसकी पूंछ की एक हल्की सी छाया दिखाई दे रही थी। पूंछ की छाया सांप की पूंछ की तरह थी, जो आश्चर्यजनक रूप से 5 मीटर लंबी थी।
अयान की नजरें सिकुड़ गईं और उसने लापरवाही से अपना विशाल कृपाण निकाला और उस बलवान आदमी पर वार कर दिया। हा 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 हा, वह मोटा आदमी जोर से हंसा, इस स्तर का हमला पर्याप्त नहीं है। उस मोटे आदमी ने अचानक अपने हाथों को मोड़ा और अपने शरीर को अयान की विशाल कृपाण की ओर धकेल दिया। उसी क्षण उस बलवान व्यक्ति की भुजाएं अचानक युआन क्यूई से चमक उठीं और सघन होकर तराजू में बदल गईं। वे तराजू इतने उत्कृष्ट थे कि उनकी सतह पर भी पैटर्न देखे जा सकते थे। झनकार, अयान की तलवार उस बलवान व्यक्ति की भुजाओं पर लगी, जिससे धातु की टक्कर जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई और उसी समय एक चिंगारी फूट पड़ी। इस कृपाण के प्रहार से बलवान व्यक्ति की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं टूटी और बलवान व्यक्ति अभी भी भाग रहा था तथा अपनी दोनों भुजाओं का उपयोग करते हुए विशाल कृपाण के ब्लेड को आगे की ओर धकेल रहा था। अयान को जबरदस्त बल से पीछे की ओर धकेल दिया गया और उसके पैरों में जमीन पर रगड़ लगने से 2 हल्की खरोंचें आईं। किसी को यह जानना था कि युद्ध क्षेत्र मिश्रित पृथ्वी क्रिस्टल पत्थरों से बना था। इसका उपयोग महंगे क्रिस्टल पत्थरों को गढ़ने के लिए किया जाता था, जो अपनी मजबूती के लिए जाने जाते थे। इसके अतिरिक्त इसे 3 अन्य अयस्क सामग्रियों से भी तैयार किया गया था। अखाड़े की ताकत बहुत अधिक थी। इससे ये पता चलता है कि उस बलवान व्यक्ति की ताकत कितनी जबरदस्त थी। ये देखते हुए कि अयान को अखाड़े के किनारे पर धकेला जा रहा था, एक बार वह गिर गया तो वह प्रतिस्पर्धा की योग्यता खो देगा। लगता है अयान को लड़ने में दिक्कत हो रही है। महेंद्र और हर्ष अखाड़े के नीचे से युद्ध देख रहे थे। महेंद्र ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, हालांकि अयान बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी कमजोरी भी बहुत स्पष्ट है। यह उसका क्षेत्र है। चाहे जो भी हो, अयान अभी भी केवल तीसरे स्तर का ओरिजिन रियल मार्शल कलाकार था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 5वें स्तर के ओरिजिन रियल प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ते समय उसे स्वाभाविक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। ये बच्चा, हर्ष ने देखा कि अयान को पहले ही अखाड़े के किनारे पर धकेल दिया गया था और वह आधा मीटर दूर जाकर गिरेगा। इस समय अयान, जो पीछे की ओर फिसल रहा था, अचानक एक कदम पीछे हटा और अखाड़े के किनारे पर आ गया। उसकी एड़ियां पहले से ही हवा में तैर रही थीं। उस मजबूत आदमी की आंखों में जीत की खुशी पहले से ही झलक रही थी। हालांकि अयान की किक की ताकत आश्चर्यजनक थी। अखाड़े के किनारे पर कदम रखने के बाद उसका शरीर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। मजबूत आदमी की आंखें हिल गईं और उसने पाया कि वह अब अयान को धक्का नहीं दे सकता, जैसे कि अयान के पैर जमीन पर जम गए हों। ग्रीन मून संप्रदाय। अयान ने उस मजबूत आदमी को शांति से देखा। उन्होंने पहले ही ग्रीन मून संप्रदाय की साधना तकनीक की विशेषताओं की खोज कर ली थी। ग्रीन मून संप्रदाय की मार्शल आर्ट और तकनीकें ज्यादातर सांपों से संबंधित थीं। ये बात उस समय डैनिश से देखी जा सकती थी, लेकिन अब चाहे वह बलवान व्यक्ति के पीछे सांप की पूंछ की लंबी छाया हो या उसकी भुजाओं पर सांप के शल्क हों, सभी इस बात को दर्शाते थे। बेटे, तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है, वह मोटा आदमी चिल्लाया और उसके पीछे खड़े सांप की पूंछ हवा में ऊंची उठ गई और फिर जोर के धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी। इस विशालकाय पूंछ के प्रहार ने उस विशालकाय आदमी को तत्काल विस्फोटक ऊर्जा दे दी। पूरा मैदान हिंसक रूप से कांप उठा। वह इस गति का उपयोग अयान को बाहर निकालने के लिए करना चाहता था। दर्शक घबरा गए और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि अयान अखाड़े की प्रतियोगिता के पहले दौर में ही बाहर न हो जाए। हा, भाग जाओ, मोटा आदमी चिल्लाया। मूलतः वह स्क्रैम कहना चाहता था, लेकिन चाहे जो भी हो, वह बार शब्द नहीं बोल सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने अपनी विशाल पूंछ की शक्ति का उपयोग अयान की कृपाण पर किया, तो भी अयान बिल्कुल भी नहीं हिला। अयान का दाहिना पैर, जिसकी एड़ी हवा में लटकी हुई थी, पहाड़ की तरह स्थिर था। ऐसा हो ही नहीं सकता। उस मजबूत आदमी की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। मुझे विश्वास नहीं होता। वह मोटा आदमी क्रोधित हो गया। वह दहाड़ने लगा और उसके पीछे की विशाल पूंछ गिरती रही। उसने उसे उठाया और गिर पड़ा। विस्फोटक हमलों के एक के बाद एक धमाके से उसके पीछे मैदान के फर्श पर अनेक बारीक दरारें खुल गईं। अयान पर लगातार भयानक टक्कर बल की लहरें पड़ रही थीं। हालांकि भयंकर रूप से हिले हुए क्षेत्र में अयान ने फिर भी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। अयान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर यह आपकी ताकत की सीमा है, तो मुझे लगता है कि आप हार मान सकते हैं। ऐसा कहने के बाद अयान ने अचानक अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे कर दिया। उसके पैर घोड़े की मुद्रा में थे और उसके दाहिने हाथ में विशाल कृपाण अचानक आकाश में उछल गई। वह भारी भरकम आदमी वास्तव में उड़ गया तथा उसका शरीर हवा में लगातार 10 बार घूमा। बहुत खूब। दर्शक एक साथ खड़े हो गए। महेंद्र अविश्वास से ये दृश्य देख रहा था। इस बच्चे की ताकत क्या है? दर्शकों को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह कोई और नहीं बल्कि अयान की ताकत थी। यदि अयान ने उस शक्तिशाली व्यक्ति को भगाने के लिए किसी मार्शल कौशल का प्रयोग किया होता, तो दृश्य प्रभाव उतना प्रभावशाली नहीं होता। मुख्य बात यह थी कि अयान और बलवान व्यक्ति के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई थी। उसने उस शक्तिशाली व्यक्ति को भगाने के लिए अपनी शुद्धतम शक्ति का प्रयोग किया था। हालांकि ताकत ही उस शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे बड़ा लाभ था। अयान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई विशाल कृपाण को आधा चक्कर घुमाया और उस मजबूत आदमी की ओर चला गया।
बॉडी टेम्परिंग पिल खाने के बाद अयान ने पूरे 1 महीने तक दर्द सहा था और इस समय इसके प्रभाव निस्संदेह सामने आए थे। उस समय डेनिश भी ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर था। अयान कदम दर कदम उस बलवान व्यक्ति की ओर बढ़ा, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने अपनी विशाल कृपाण को तिरछा कर दिया। क्या वह हथियारों का प्रयोग न करने की योजना बना रहा है? दर्शक आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठे। लेकिन अब मैं वह नहीं रहा जो पहले था। अयान मैदान के बीच में गया और उस ताकतवर आदमी की ओर हाथ हिलाकर कहा, आओ अपनी पूरी ताकत लगाओ। वह मजबूत कदकाठी का आदमी पहले तो हैरान और क्रोधित हुआ, फिर उसके चेहरे पर उत्तेजना छा गई। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसका पूरा शरीर युआन क्यूई से जमा हुए तराजू से ढका हुआ था, और ये तराजू अभी तक केवल उसकी भुजाओं पर ही पाए गए थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उस विशालकाय आदमी के बाहर एक काली आंखों वाले राजा सांप की छाया खड़ी थी। चश्माधारी राजा सांप का प्रेत 5 मीटर से अधिक ऊंचा था, जो उस मजबूत आदमी को घेरे हुए था। उस समय डेनिश केवल ब्लैक वाइपर की छाया को संघनित करने में सक्षम था जब उसने अर्थफीन स्नैक किंग तलवार का उपयोग किया था, लेकिन ये छाया ही थी जो उसके पीछे दिखाई दी थी। उस बलवान व्यक्ति की स्थिति अजय के भयंकर युआन क्यूई बाघ के समान थी। वे सभी भ्रामक छायाएं थीं जो उसके शरीर को घेरे हुए थीं। आह, मुझे याद है, वह भीम है। दर्शक दीर्घा में से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह बहुत बुरा है। अयान खतरे में है। जब मजबूत आदमी ने इस चाल का इस्तेमाल किया तो सभी को याद आया कि एलिमिनेशन मैचों के पिछले दौर में इस ग्रीन मून सेक्ट के भीम ने एक बार अजय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय भीम ने अतुलनीय भयानक शक्ति प्रदर्शित की थी। हालांकि वह अंत में अजय से हार गए थे, लेकिन इतनी बुरी तरह से हारे थे कि इसने सभी पर अमिट छाप छोड़ी। हाँ, ये वही बदमाश है। दूर अखाड़े 8 के नीचे अजय नीरज की लड़ाई देख रहा था। जब उसने जयकारे सुने तो उसने पीछे मुड़कर भीम को देखा। अगर वह भीम होता तो शायद अयान हार जाता, है ना? अयान, जल्दी से अपना हथियार चलाओ। महेंद्र भी चिल्लाया, ये भीम बहुत शक्तिशाली है। एक बार तो उसने अजय को अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर दिया था। उसकी सारी ताकत। अयान ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। अयान, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अभी अपनी ताकत का केवल 4 भाग ही इस्तेमाल किया है। भीम ने बड़े बड़े कदम उठाए और अयान की ओर बढ़ा। राजा चश्माधारी सर्प की छवि ने उसे घेर लिया। सांप का विशाल सिर ऊंचा और भव्य था। यह मुक्का मुझसे ले लो। जब भीम अयान से केवल 10 मीटर दूर था तो उसने जमीन से छलांग लगा दी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अयान की ओर अपनी दोनों भुजाएं पटक दीं। हवा में मौजूद चश्माधारी राजा सर्पप्रेत ने अपना शरीर सीधा किया, फिर भीम के जोरदार मुक्के का अनुसरण किया और अयान पर बुरी तरह से टूट पड़ा। अयान ने शांति से अपना बायां हाथ उठाया। वह वास्तव में भीम के भारी प्रहार को रोकने के लिए अपनी पतली बाईं भुजा का उपयोग करना चाहता था। दर्शक लगातार चिल्लाते रहे। भीम की भुजाएं भयानक शक्ति के साथ टूट गईं, यहां तक कि उनमें भयंकर वायु भी चल रही थी। धमाका। भीम की मोटी और चौंकाने वाली भुजाएं अयान की बाईं भुजा पर जोर से लगीं, जिससे धरती को हिला देने वाला कंपन गूंज उठा। हालांकि दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। भीम का भयानक हमला वास्तव में अयान को उड़ाने में असफल रहा। अयान ने अपना बायां हाथ भी उठाया, उसका शरीर स्थिर था। बात बस इतनी थी कि उसके पैरों के नीचे, जिसका केंद्र अयान था, एक दरार वाली अंगूठी थी जिसका व्यास 3 मीटर था। काका। अयान के पैरों के नीचे का मैदान बारीक दरार वाली चट्टानों से भर गया था जो हवा में उड़ गईं। क्यों? भीम दंग रह गया। ईमानदारी से कहूं तो मैंने अभी अपनी ताकत का केवल 3 हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। जैसे ही अयान ने यह बात कही, उसने अपने दाहिने हाथ से भीम की बाईं बांह पकड़ ली। जैसे ही अयान की कमर मुड़ी, उसने अपने शरीर की सारी ताकत अपने दाहिने हाथ में इकट्ठी कर ली। वूश! सबकी निगाहों के सामने भीम को अयान ने उड़ा दिया। बकवास! मैं इस पर विश्वास नहीं करता। भीम जमीन पर उतरा और अयान पर वापस फेंका। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाया, पृथ्वी राक्षस पर्वत विदारक मूसल। उसकी दाहिनी भुजा पर स्थित भयंकर शल्क तीव्र प्रकाश से टिमटिमा उठे और उसकी पूरी दाहिनी भुजा अचानक लगभग 2 मीटर लंबी हो गई। ये हाथ और उसका शरीर पूरी तरह से अनुपात से बाहर थे। जब उसका दाहिना हाथ अयान की ओर बढ़ा तो उससे उत्पन्न दबाव अत्यंत चौंकाने वाला था। इससे पहले कि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह नीचे उतरता, मैदान में तेज हवा चल चुकी थी। आकाश से एक भयंकर तूफान आया, जो अयान के शरीर पर जोर से दबाव डालने लगा। अयान स्थिर खड़ा रहा। उसके पैरों ने जमीन को मजबूती से पकड़ लिया और युआन क्यूई का उपयोग करके अखाड़े की ताकत को मजबूत किया, और उसने उसी समय अपने हाथ ऊपर उठा दिए। भीम का भयानक भारी हाथ अयान की भुजाओं से टकराया। धमाका। ऊर्जा का एक उछाल हिंसक रूप से सभी दिशाओं में फैल गया। इस टक्कर के कारण उत्पन्न जबरदस्त प्रतिक्षेप से 200 मीटर व्यास वाला क्षेत्र इतना हिल गया कि वह जमीन से 1 इंच ऊपर उछल गया। हालांकि सभी को पता चला कि क्यूई की लहर के खत्म होने के बाद भी अयान जमीन पर मजबूती से खड़ा था। उसने विरोध किया। उन्होंने भीम के पर्वत विदारक मूसल का प्रतिरोध किया।
भीम का चेहरा सदमे से भर गया और उसके पैर जमीन पर पड़ गए। अयान धीरे से कूदा, उसके दाहिने हाथ ने एक चाकू बनाया और एक कर्कश ध्वनि के साथ उसने भीम के बाएं कंधे पर वार किया। इस कृपाण ने भीम को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह एक पैर पर घुटने टेकने को मजबूर हो गया। उसके घुटने मैदान से टकराए, जिससे दबी हुई आवाज उत्पन्न हुई। अयान लुढ़क कर भीम के पीछे आ गया। उसके दाहिने पैर में युआन क्यूई संघनित हो गया और उसने भीम को पीठ पर लात मारी। जैसे ही भीम को आगे की ओर धकेला गया, अयान पुनः हवा में उछला और भीम के शरीर को पार करते हुए उसके ठीक सामने जा गिरा। भीम ने उसकी छलांग की ताकत उधार ली और उसकी मुट्ठी, एक पुलाव के आकार की, अयान के दिल की ओर बढ़ी। अयान ने अपनी दोनों भुजाओं को छाती के सामने क्रॉस किया और अपनी दोनों भुजाओं का उपयोग करते हुए भीम की बड़ी, असंतुलित भुजा को पकड़ लिया। फिर उन्होंने धनुष उठाया और भीम की दाहिनी भुजा को नीचे धकेल दिया। भीम के विशाल दाहिने हाथ और कोहनी को अयान ने जमीन पर दबा दिया। भीम दर्द से चिल्ला उठा। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अयान का चेहरा पकड़ लिया। उसका बड़ा हाथ अयान के चेहरे से कहीं बड़ा था। अयान ने अपना बायां हाथ उठाया और भीम की कलाई पकड़ ली, जिससे वह हिल नहीं सका। यह दृश्य बहुत अजीब था। उनकी भुजाओं की तुलना में भीम की भुजा एक पेड़ की तरह थी, जबकि अयान की भुजा एक पतली शाखा की तरह थी। इस पूरी तरह से असंगत टकराव ने एक आश्चर्यजनक दृश्य विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। इस बार मैंने अपनी 70% ताकत का इस्तेमाल किया। आप कैसे हैं? अयान ने भीम से पूछा। उन्होंने अपने हाथ ढीले किए और कहा, मैं हर मार्शल कलाकार का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपना पूर्ण शक्ति वाला हमला देखने का मौका दूंगा। भीम एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह उत्साह से गरजा, अच्छा, इतना खुश? मुझे तुम्हारे जैसे आदमियों के साथ सीधे सीधे घूमना फिरना पसंद है। ताकतवर प्रकार के मार्शल कलाकार, तेज गति वाले मार्शल कलाकारों, या उन मार्शल कलाकारों के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाले थे, जो सीधे उनसे नहीं टकराते थे और बेतरतीब ढंग से इधर उधर कूदते रहते थे। जाहिर है, वे एक दूसरे का सामना करना पसंद करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य को केवल शक्ति का संघर्ष ही करना चाहिए। भीम 20 मीटर पीछे की ओर कूद गया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और राजा चश्मा सांप का विशाल प्रेत तुरंत उसके शरीर में सिमट गया। उस समय भीम के पूरे शरीर से एक अजीब सी आभा निकल रही थी और उसके चारों ओर का वातावरण जहरीले सांपों के संदेश उगलने की कर्कश ध्वनि से भर गया था। चलो भी, भीम ने अयान पर हमला करते हुए दहाड़ लगाए। हर बार जब उसका बड़ा पैर जमीन पर पड़ता, तो अखाड़ा फिर से गूंज उठता। इस बार भीम का आक्रमण पिछली बार से बिल्कुल अलग था। उसने चश्माधारी राजा सांप की प्रेत छवि को अवशोषित कर लिया था और यह आक्रमण स्पष्ट रूप से एक युद्ध कौशल था। यह कोई साधारण टक्कर नहीं है। पृथ्वी राक्षस, पहाड़ खोल रहा समाधि का पत्थर। जैसे ही भीम आगे बढ़ा, उसका शरीर अचानक फैल गया। उसका पूरा शरीर एक अतुलनीय रूप से बड़ी लोहे की मुट्ठी जैसा था। शरीर तानाशाह बिजली ड्राइव। अयान ने भीम का सामना करने के लिए टायरानिकल बॉडी लाइटनिंग ड्राइव का भी इस्तेमाल किया और एजियो ड्रैगन समुद्र में चला गया। पेंग, अयान का पूरा शरीर जलने लगा, लोहे की मुट्ठी जैसे भीम से टकराने से। धमाका। इस भयानक टक्कर के कारण तुरंत ही एक आश्चर्यजनक युआन क्यूई शॉक वेव उत्पन्न हुई। अंगूठी के आकार का झटका गौतम को उन्मत्त कर देता है, जिससे मंच पर लड़ रहे मार्शल कलाकारों के पास युआन क्यूई ढाल बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अखाड़े के मध्य में जलता हुआ अयान और अजेय भीम आपस में भिड़ गए। अयान जल्दी से टहलने के लिए पीछे हट गया। दूसरी ओर भीम टूटी डोर वाली पतंग की तरह अखाड़े के किनारे पर पीछे की ओर गिर रहा था। हर कोई हंगामा मचा रहा था। इतना खुश? भीम पुनः उठ खड़ा हुआ। उसने खांसते हुए 2 बार खून बाहर निकाला। फिर उसने अपने तीखे नाखूनों से अपनी कलाइयां काट लीं। खून अजीब तरीके से हवा में बह रहा था। रक्त बलिदान। अयान ने हल्का सा सिर हिलाया। वह पहले भी एक बार ग्रीन मून संप्रदाय के रक्त बलिदान का गवाह बन चुका था। ताज़ा खून आसमान में इकट्ठा होकर भीम के शरीर पर गिरने लगा। लाल रक्त के कारण उसके शरीर पर मौजूद शल्कों का आकार 2 गुना से भी अधिक हो गया। उन्होंने एक बार फिर माउंटेन ओपनिंग टॉम्बस्टोन मार्शल स्किल को सक्रिय किया। इस बार उसका शरीर सचमुच जलने लगा। अयान ने अपना बायां हाथ उठाया और सूर्य की रोशनी की एक पतली किरण उसके हाथ पर पड़ी। तुरंत ही सूर्य की शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। नीला ड्रैगन समुद्र में चला गया। अयान ने भीम के अंतिम आक्रमण का सामना किया और बाहर निकल गया। उन दोनों के पास कोई भी चमकदार चाल नहीं थी, वे बस आमने सामने टकरा रहे थे। धमाका। वे दोनों फिर से मैदान के बीच में मिले और उनके दाहिने कंधे एक दूसरे से टकरा गए। इसका आधा भाग आकाश में उठती हुई लपटें थीं और शेष आधा भाग चमक रहा था। भीम को ऐसा लगा जैसे वह किसी लोहे के पहाड़ से टकरा गया हो। टक्कर के कारण उसके दाहिने हाथ की हड्डी तुरंत टूट गई तथा उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उछल गया। अयान ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए जमीन पर जोर से पैर पटका। ये किक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और इसने वास्तव में उसके पैर की पूरी सतह को रौंद दिया। उसने बलपूर्वक 3 इंच गहरे पदचिह्न पर पैर रख दिया।
भीम को अखाड़े से बाहर कर दिया गया था और अयान अखाड़े के बीच में खड़ा था। दर्शकों ने खुशी मनाई और सीटियां बजाईं। भीम कमजोर होकर जमीन पर लेट गया। उसके मुंह से लाल बर्फ की 2 धारें निकलीं, पर वह अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। अयान, ये डैडी मेरी हार के बारे में पूरी तरह आश्वस्त थे। इस डैडी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। चेंगजियान। अयान ने भीम की ओर मुट्ठियां बांधी और अखाड़े से बाहर चला गया। इस समय 10वें डिवीजन के रेफरी ने घोषणा की, पहले हाफ में 5 मैच खत्म हो गए हैं। 5वें मैच का विजेता अयान। अरे यार, इतनी ताकत कब से आ गई तुम्हारे पास? महेंद्र आगे बढ़ा और अयान की छाती पर मुक्का मारा। क्या तुमने अपने शरीर को खेती के टॉवर में प्रशिक्षित किया था? हाँ, अयान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि भीम वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। इस बार मैंने सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे डर है कि यह सिर्फ ताकत है। हर्ष के शब्दों ने रहस्य को तोड़ दिया। अयान ने केवल सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि उसने सबसे मजबूत युआन क्यूई और सबसे मजबूत मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अयान कोई ताकतवर मार्शल कलाकार नहीं था। सभी लोगों ने थोड़ा विश्राम किया। उसके बाद दोपहर का दूसरा भाग शुरू हुआ। अयान की लड़ाई आज खत्म हो गई। वह सफलतापूर्वक शीर्ष 100 में प्रवेश कर गया था, इसलिए वह अन्य लोगों के मैच देखने चला गया। दोपहर में हर्ष, महेंद्र और आध्या के बीच युद्ध हुआ। दोपहर में पहला मैच महेंद्रा का था। बिना किसी अपवाद के उन्होंने आसानी से लड़ाई जीत ली। उसके बाद आशीष और जेम्स ने भी एक के बाद एक मुकाबला लड़ा। वे दोनों दुर्लभ तृतीय श्रेणी के संप्रदाय के शिष्यों के रूप में वास्तव में एक एक मैच जीत गए। हा अयान, हम सफल हुए। आशीष और जेम्स दौड़कर आए और उत्साह से चिल्लाने लगे। अयान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए बधाई। अब से हम सह शिष्य होंगे। अरे, बस इतना है कि इस बार सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश करना ऐसा लगता है जैसे यह एक मार्शल कलाकार के लिए एक मैच नहीं होगा। आशीष ने हंसते हुए कहा, अगर इस अखाड़े में मुझे कमजोर प्रतिद्वंद्वी का सामना न करना पड़ता तो शायद मैं हार जाता। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के शीर्ष 100 में प्रवेश करने के बाद उन्हें सूर्य चंद्र संप्रदाय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता था। बेशक ये केवल एक पुरस्कार था। सामान्यतः उनकी प्रतिभा और योग्यता के बावजूद उनके और सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश करने के बीच अभी भी एक छोटा सा अंतर था। अयान ने सलाह दी, खुद को कम आंकने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य चंद्र संप्रदाय में आने के बाद आप आदिम सूक्ष्म क्यूई सीखने के लिए कृपाण संप्रदाय में जा सकते हैं। इस तकनीक से आप पंख जोड़ने वाले बाघ की तरह हो जाएंगे। जहां तक जेम्स का सवाल है, वह तलवार संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। चल दर, अब क्यूई को बुलाने का समय आ गया है। चलो चल कर देखें। लोगों का समूह अखाड़ा संख्या 2 की ओर चला गया। हर्ष, सूर्य चंद्र संप्रदाय के तलवार शिखर, तलवार संप्रदाय के शिष्य, देर से गुयुआन तीसरी परत। इस बीच हर्ष का प्रतिद्वंद्वी नकुल था, जो द्वितीय श्रेणी संप्रदाय, नाग संप्रदाय से 5वें स्तर का मूल रिटर्निंग विशेषज्ञ था। संयोगवश वे दोनों ही तलवार दाव विशेषज्ञ थे। अयान अभी भी हर्ष की लड़ाई का इंतजार कर रहा था। अखाड़े पर हर्ष और नकुल पहले से ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। दूसरे अरेना के रेफरी ने मैच के नियमों को दोहराया और मैच शुरू करने का आदेश दिया। मैंने सुना है कि तुम अपनी तलवार से बहुत शक्तिशाली हो। नकुल ने अपनी पीठ पर एक भारी तलवार रखी और हर्ष की ओर चले। भारी तलवार हथेली जितनी चौड़ी, 2 मीटर लंबी और 2 अंगुल मोटी थी। दूसरी ओर हर्ष की तलवार काफी सामान्य थी। 3 अंगुल वाली तलवार की चौड़ाई 1.5 मीटर, लंबाई 1.5 मीटर तथा तलवार की मोटाई आधी अंगुल से भी कम थी। यह नकुल सरल नहीं है। मुझे डर है कि अयान और झाओ क्यूई पहले दौर में सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। जैक की दौड़ खत्म होने के बाद वह भी लड़ाई देखने के लिए दौड़ा। उनके प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए वे आसानी से जीत गए। हालांकि भीम और नकुल, जिनसे अयान का सामना हुआ था, 2 विशेषज्ञ थे जिन्होंने टीम टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कृपया, हर्ष ने तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और उदासीनता से कहा। नकुल पहले ही हर्ष के आगे 20 मीटर चल चुका था और बोला, मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है। जैसे ही उसने ये कहा, नकुल के हाथ में मौजूद विशाल तलवार आगे बढ़ गई। मोटी तलवार वास्तव में कुछ बार टकराए और 5-2 मीटर पतली तलवारों में विभाजित हो गई। जैकी ने कहा, ऐसा लगता है कि नकुल ने पहले कभी यह चाल नहीं अपनाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी तलवार का संयोजन होगा। 5 तलवारों में से नकुल ने कोर तलवार को बीच में पकड़ रखा था, जबकि अन्य 4 अजीब युआन क्यूई में लिपटे हुए थे, जो धीरे धीरे कोर तलवार के चारों ओर घूम रहे थे। नाग संप्रदाय की युआन क्यू वास्तव में बहुत अनोखी है। अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। चारों तलवारों के चारों ओर लिपटी युआन क्यूई में बहुत अधिक चिपचिपाहट थी। केवल एक विशिष्ट साधना तकनीक के अभ्यास से ही एक मार्शल कलाकार की युआन क्यूई विशेषता में मौलिक परिवर्तन आ सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के नकुल ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और हर्ष पर हमला कर दिया। हर्ष ने अंततः तलवार की मूठ पकड़ ली।
उसने अपने बाएं हाथ से म्यान को पकड़ा और अपने दाहिने अंगूठे से मूठ को धीरे से खोला, जिससे इंच तलवार का ब्लेड दिखाई दिया। तलवार सभी हथियारों में सबसे अधिक लचीली होनी चाहिए। तलवारों को लंबी तलवारें, छोटी तलवारें, चौड़ी तलवारें, भारी तलवारें, विशाल तलवारें और नर्म तलवारों में विभाजित किया गया था। भारी तलवार और विशाल तलवार के बीच अंतर यह था कि भारी तलवार में कोई धार नहीं होती थी और वह अपनी प्रहारक शक्ति पर अधिक निर्भर करती थी, जबकि विशाल तलवार का उपयोग चाकू के समान होता था। ये कहा जा सकता है कि तलवार जैसे हथियार अधिकांश युद्ध कौशल और चालों के अनुकूल हो सकते थे और उनमें कई विविधताएं थीं। युगों युगों से अनगिनत युद्ध कलाकारों ने तलवार के अद्भुत और अंतहीन उपयोग विकसित किए हैं। कई मार्शल कलाकार अपनी तलवारों का उपयोग करते समय बदलाव करने के लिए अधिक इच्छुक थे तथा दुश्मन को अचंभित करने के लिए तलवार की तकनीक का उपयोग करते थे। जाहिर है, नकुल इस प्रकार के परिवर्तन चाहने वालों में से थे, लेकिन हर्ष तलवार दाव में एक पारंपरिक विशेषज्ञ थे। इस समय नकुल पहले ही हर्ष की ओर बढ़ चुका था। उसके हाथ में मौजूद मुख्य तलवार अचानक से चुप गई और 4 सहायक तलवारें तुरंत अलग हो गईं और हर्ष पर अलग अलग तरीकों से हमला किया। 2 लंबी तलवारें बाईं और दाईं ओर फट गईं, हर्ष के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाया और अचानक नीचे की ओर वार किया। दोनों लंबी तलवारें अलग हो गईं और ऊपरी तथा निचले रास्तों से हमला करने लगीं। नकुल के हाथ में मुख्य तलवार थी, जो किसी भी क्षण हर्ष के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी। चारों तलवारों के विभिन्न कोनों की ओर मुख करके हर्ष ने अपने बाएं पैर से धनुष को आगे बढ़ाया। उसके दाहिने हाथ ने तलवार की मूठ को तेजी से हिलाया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसने कितनी बार मूठ हिलाई। गति बहुत तेज थी। उसी समय नकुल की चारों तलवारें एक साथ जमीन पर गिर गईं। इतनी तेजी! जेम्स ने ठंडी हवा में सांस ली। वह एक मार्शल कलाकार भी थे जो तलवार चलाते थे। वह चौंक गया और बोला, संयुक्त परीक्षा के बाद आपको तलवार का उपयोग करने के बारे में सलाह के लिए झाओ क्यूई से पूछना होगा। हर्ष द्वारा चारों तलवारें गिराने के बाद उसके बाएं हाथ की म्यान ने तुरंत दिशा बदल ली और मूठ नकुल पर तान दी। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से पुनः तलवार खींच ली। आज तक अयान को याद है कि उसने हर्ष की तलवार पूरी तरह नहीं देखी थी। हर बार उसे तलवार का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता था। हे, बहुत तेज! नकुल जल्दी से आधा कदम पीछे हट गया। उसकी दाहिनी तलवार अचानक झटका खाए और जमीन पर पड़ी चारों तलवारें अचानक जीवित हो उठीं और उसकी ओर उड़ गईं। चारों तलवारें तेज गति से नकुल के चारों ओर घूम रही थीं और टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चारों तलवारों ने हर्ष के लगभग सभी हमलों को रोक दिया, लेकिन केवल एक तलवार थी जो उसे रोक नहीं पाई, जिससे नकुल की छाती पर तलवार का एक लंबा, उथला घाव हो गया। खून निकलना शुरू हो चुका था। नकुल ने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ाए और उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। उसने अपना सिर और पैर उल्टा लटकाकर हर्ष पर 3 वार किए। 4 तलवारों में से एक तलवार अपने आप घूम गई और चक्र में बदल गई जो हर्ष की ओर बढ़ गई। एक लंबी तलवार को ऊपर उठाया गया और आकाश से नीचे की ओर सीधा वार करते हुए उतारा गया। एक लंबी तलवार की चमक इतनी भयंकर थी, मानो किसी अदृश्य व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया हो और वह सभी कोनों से बेतहाशा वार कर रहा हो। अंतिम तलवार नरम पड़ गई और रेशमी साटन की तरह हर्ष के चारों ओर घूमने लगी। कभी कभी वह जांच करने के लिए ऊपर उठती और हर्ष के शरीर के चारों ओर लिपटने की कोशिश करती।